सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग का रहेगा ये सेकंड लास्ट लेक्चर इकोनॉमिक्स में। और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं मल्टीपल चीज़ें, जैसे कि बैंकिंग जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, एलएफ क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, मिबोर, सॉफर, लिबोर, ये सब क्या होते हैं, बैड बैंक्स क्या होते हैं, ये देखने वाले हैं। पॉवर्टी देखने वाले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने वाले हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट देखने वाले हैं, एमएसपी देखने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक। इसीलिए आज जो है क्लास आपकी पूरी की पूरी 2 मिनट जल्दी स्टार्ट हुई है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या फिर नहीं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग रितु, देबू, आदित्य, जानवी, प्रभात, नितेश, दीपक, रवि, वशिष्ठ, सभी को गुड मॉर्निंग। आज होगा असली खेला। नहीं, असली खेला तो खैर रोज़ होता है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि आज ही होगा असली खेला, लेकिन हाँ आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो बिना टाइम के फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का एक डाउट आया था, सर ये LAF क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये डाउट आया था व्हाट इज LAF, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये होता क्या है? रेपो और रिवर्स रेपो रेट होता है, बस इतनी सी बात के लिए अली ये सब मुझे लिखना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपके रीपर्चेज ऑब्लिगेशंस होते हैं और जो रिवर्स रीपर्चेज ऑब्लिगेशंस होते हैं, रिवर्स रेपो होते हैं, उन्हीं को कलेक्टिवली हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सिंपल, क्लियर हो गया। अब आते हैं ये मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो मैं यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप भी बता देता हूँ। व्हाट इज़ दिस लिक्विडिटी ट्रैप? ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होती है इकोनॉमिक्स में? क्या होती है? पानी। पानी यहाँ पे क्या होता है? पैसा, यानी लिक्विडिटी। उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी जो पैसा सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में वो ट्रैप हो जाए। ट्रैप हो जाए मतलब जकड़ जाए, घूम ही नहीं पा रहा है, लिक्विडिटी ट्रैप हो गई। मतलब कि ये वो एक सिचुएशन होती है, अ सिचुएशन इन इकोनॉमी, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। सिचुएशन इन इकोनॉमी वेयर पीपल दे लव टू होल्ड मनी डिस्पाइट ऑफ, यानी कि डिस्पाइट ऑफ एनी चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स which renders any monetary policy ineffective। मतलब समझे इसका? मतलब ये है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जैसे बैंक आया तुम्हारे पास, भाई हम तुमको लोन दे रहे हैं, लोन ले लो ना, 1% रेट, नहीं लेना, ये तू जाना, इस तरह से आप बार बार बोल रहे हैं। इसका मतलब है मैं समझ जाऊंगा लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आ चुकी है इकोनॉमी में। ये तब होता है जब लोग जो हैं इकोनॉमी को लेके बहुत ज़्यादा, बस ये है कि उनको ये लग रहा है कि आगे जाके बहुत एकदम से रेट बढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तो इकोनॉमी में कुछ नहीं हो रहा है, आगे बस बढ़ने ही वाली इकोनॉमी, तो कुछ पैसे को लेते नहीं हैं, बल्कि पैसे को बस स्टोर करने का, मतलब वो लोन के तौर पे लेते ही नहीं है, बस वो पैसा स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ना ही वो उसको खर्च कर रहे हैं, दे आर नॉट स्पेंडिंग इट। लिक्विडिटी ट्रैप में नो स्पेंडिंग, मतलब ज़ीरो तो एकदम एक्सट्रीम तो नहीं होता है, बट फिर भी इसमें ये होता है कि बहुत ही लो लेवल ऑफ स्पेंडिंग होती है। रेंडरिंग एनी मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव का मतलब ये है कि चाहे RBI जितना रेपो घटा दे, CRR घटा दे, SLR घटा दे, कुछ भी घटा दे, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों को। लोग पैसा जमा किए जा रहे हैं, स्पेंड कर ही नहीं रहे हैं। इससे इकोनॉमी में पैसा जा ही नहीं रहा है, डिमांड जनरेट हो ही नहीं रही है, इकोनॉमी ग्रो हो ही नहीं रही है। ये बताइए लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन पे मैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, जो कि रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है नॉर्मल सिचुएशन में। स्पेक्यूलेटिव डिमांड जो नॉर्मल सिचुएशन में रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है,
रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, ये लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में क्या होगा। ये सवाल एसएससी ने पूछा था, एग्जाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप सर्च करोगे कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड इन द केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, तो आपको पता चल जाएगा। एसएससी ने भी रिसेंट में कुछ एग्जाम से पूछा हुआ है। गेस करिए क्या होगा। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है, लोग पैसा जमा कर रहे हैं अपने पास रखने की जो इच्छा है, उनका जो प्यार है पैसे को, उसको स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि सट्टेबाजारी कर रहे हैं, एक तरह से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आगे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तब पैसा फेंकेंगे तो पैसा ग्रो करेगा। लो इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा होल्ड करते हैं, यानी कि जब लो इंटरेस्ट रेट होता है तो स्पेकुलेटिव डिमांड ज़्यादा होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह से देखे थे। स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब पैसा रखना, लिक्विडिटी ट्रैप में तो पैसा भर भर के रख रहे हैं, जरा सा इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ भर भर के पैसा रख रहे हैं, यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में ये स्पेकुलेटिव डिमांड बन जाती है परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर। अब यहां पे आते हैं, थोड़ा मार्केट समझते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें लिबॉर, तुम में से कितने लोगों ने कमेंट में बताओ लिबॉर, मिबॉर, सॉफर के बारे में सुना है। अगर तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो या फिर मैंने भी करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो आपको पीडीएफ दी थी उसमें सॉफर आपने ज़रूर सुना होगा, सॉफर आपने ज़रूर सुना होगा, SOFR। ठीक है, तो वो बताने के लिए मुझे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और इससे भी क्वेश्चंस आए हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से भी। ठीक है, तो ये न्यूज़ में रहा है सॉफर आपका, और सॉफर समझना है तो आपको ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट समझना पड़ेगा। जब बैंक्स वगैरह क्या होते हैं, मार्केट। ठीक है, दो तरह की मार्केट होती है, एक तो मनी मार्केट होती है और दूसरी होती है हमारी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट ऐसे समझो जो शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जाते हैं ना, इंटर बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स, जैसे बैंक आपस में ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हैं, आरबीआई के पास नहीं जा रहे, ना किसी से डिपॉजिट्स ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म आपस में लोन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स लिए जाते हैं कैपिटल मार्केट में। आई अगेन रिपीट, ये इंटर बैंक लोन ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों हो रहा है, ताकि अपने CRR और SLR को मेंटेन किया जा सके। जैसे कि मान लेते हैं आज SBI या फिर मान लेते हैं PNB के पास आज उसके CRR नॉर्म से जितना कैश होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, CRR नॉर्म्स उसके नहीं है जितना RBI ने बोल रखा है, तो वो जाएगा एक दूसरे बैंक के पास और वो बोलेगा कि हमें लोन दे दो। ठीक है, तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका जो मनी मार्केट होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कॉल मनी और दूसरा होता है नोटिस मनी। ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बना था कि कॉल मनी और नोटिस मनी में क्या डिफरेंस होता है। CGL ने 2022 में सवाल पूछा। कॉल मनी होता है शॉर्ट टर्म लोन्स पेड ऑन डिमांड एंड दीज आर टू बी पेड, बस इतना ध्यान रखो, दे आर टू बी पेड विद इन अ डे। आज आपने लिया है और आज ही आपको लौटाना भी होगा। दीज आर टू बी पेड विद इन 2 to 14 डेज। जब आपने लोन लिया है तो उसके 2 से 14 दिन के भीतर आपको ये लोन पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉल मनी और शॉर्ट मनी। आप यहाँ पे टर्म सुनोगे, कॉल मनी रेट, कॉल और नोटिस मनी रेट। ठीक है, नाउ दिस व्हाट इज दिस रेट, ये वो रेट होता है जिसपे इंटर बैंक लोन्स लेते हैं, यानी इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र होता है, इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र होता है। क्यों? टू फुलफिल देयर CRR, टू फुलफिल देयर CRR। और आप जानते हैं CRR होता क्या है, इसी को ही हम ऑफर रेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑफर रेट। और यहीं से आया आपका लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, जिसको बोलते हैं लिबॉर। तो अगर आपसे पूछ ले लिबॉर का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप अभी जान गए, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। अब मैं आपको और भी समझाऊंगा, रुकिए ज़रा। ठीक है, लिबॉर आप समझ गया, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कुछ और ना समझ पा रहे हो आप में से कुछ लोग। देखो, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, और मैं पहले एक दो और चीज़ें लिख देता हूँ। एक है आपका मिबॉर, ठीक है, ये होता है आपका मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ये इंटरनेशनल जो बैंक्स होती हैं ना, लिबॉर में ऑपरेट करती हैं। हमारे इंडिया में मिबॉर जो चलता है उसका एक बेस लिबॉर के तहत बनता है। अब ये लिबॉर को रिप्लेस किया जा चुका है एक तरह से, हमारी RBI की गाइडलाइंस भी आई थी 31 दिसंबर 2021। ये तो इंटरनेशनल बता रहा हूँ, लिबॉर को हटा दिया गया। फिर RBI ने बोला कि आप भी सभी लोग जून 2022 तक इसको हटा दो, मतलब यहाँ से जितने भी इसको
अभी ले रहे हैं एज अ बेस बना रहे हैं लिबॉर को, वो हटा के अब सॉफर को बनाओ अपना बेस। सॉफर क्या है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट। समझिए इसको ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं, एक सेकेंड, ये मान लेते हैं पीएनबी है, ठीक है। आरबीआई ने बोल रखा है कि जितना आपका नेट एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, आप जानते हैं ना एनडीटीएल क्या है अभी, तो उसके हिसाब से आपके पास मान लो कि जितना भी इंटरेस्ट वो सीआरआर फिक्स कर रखा है उसके हिसाब से इसके पास 10 करोड़ होना चाहिए सीआरआर, 10 करोड़ 10 करोड़ सीआरआर होना चाहिए। इसके पास जो पड़ा है अभी पैसा करंट में वो 8 सीआर है, 2 सीआर का डेफिसिट है, ठीक। बहुत सारी बैंक इसके सामने खड़ी होंगी जो एक्सेस में होंगी, इनको भी मान लेते हैं इसके पास, इसके भी पास चाहिए कि भाई तुम्हारे पास भी 10 सीआर होना चाहिए तुम्हारे एनडीटीएल के हिसाब से। इसके पास है मान लेते हैं 14 है। कोई दूसरी बैंक है एसबीआई के अलावा, मान लेते हैं एचडीएफसी है, एचडीएफसी जो प्राइवेट बैंक है, इसके पास मान लेते हैं, इसके लिए सबके लिए मान लेते हैं 10 करोड़ ही है। इसके पास डेफिसिट है 8 करोड़ का, इसके पास 14 करोड़ यानी 4 करोड़ का सरप्लस, इसके पास 12 करोड़ है यानी कि 2 करोड़ का सरप्लस। ऐसे ही मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक है जिसके पास मान लेते हैं 15 करोड़ है, ठीक। ये कौन है? बोरोवर, इसको चाहिए। ये तीनों लेंडर, ये इसके पास गया, ठीक है। इसने एक बोला कि हम तुम्हें दे देंगे, 2 करोड़ का चाहिए ना, इतना रेट पे देंगे। इसने बोला हम इतने पे देंगे, इसने बोला इतने पे देंगे। तो आरबीआई ने क्या बोला? ए इधर आओ, तुम सभी लोग इधर आओ, तुम खरीदार हो और तुम देनदार हो, इधर आओ, तुम्हारे लिए कॉमन मार्केट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब ये पीएनबी एक एग्जांपल, ऐसे और भी होंगी बैंक्स जिनको चाहिए होगा और ऐसे और भी बैंक्स होंगी जिनको देना होगा। तुमको उन्होंने बोला आरबीआई ने कि तुमको हमें कॉमन मार्केट प्लेस दे देते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब क्या है? कॉमन मार्केट प्लेस है, ठीक है। जैसे अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये क्या है कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है, मतलब यहाँ पे आइए पढ़ाइए, जिसका मनाओ पढ़ाओ जाओ, इस तरह से चलता है, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में क्या है, जिसका मैंने आपका आओ बेचो सामान और जो भी करना है, खरीदार भी आएंगे और वो भी आएंगे, ठीक है, जो जिनको बेचना है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्रिएट कर दिया इसने हमारे आरबीआई ने कॉमन प्लेटफॉर्म। उसने बोला जो जिनको लोन चाहिए वो बताओ, तुम अपना डेली की बेसिस पे, डेली चलता है मार्केट, डेली मार्केट चलता है ये। तो उसने बोला कि आप जिनको चाहिए वो अपना रेट बता दो, यहाँ पे जिनको देना है वो अपने रेट बता दो और उसका एक एवरेज निकाल के, बस वो वेटेड एवरेज मनी मार्केट बोला जाता है और उसके हिसाब से ये पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है एकदम चूहे बिल्ली वाला खेल, ये कॉमन मार्केट में करो, इस रेट के थ्रू करो, ठीक है। सॉफर और मिबॉर के थ्रू इंडिया में होता है, जो इसमें सॉफर को एक तरह से बेस बनाया जाता है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट बोलते हैं। लिबॉर जो होता है इसको क्यों गिव अप कर दिया? बिकॉज यहाँ पे स्कैंडल्स सामने आए थे, स्कैम सामने आए थे कि लिबॉर में स्कैम कर रही हैं कुछ बैंक्स जो हैं, इसलिए उसको हटा के अभी सॉफर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट को यूज़ किया जाता है। इतना ही जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और 31 दिसंबर 2021 से ये जो है लिबॉर को हटा के सॉरी सॉफर आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी क्लियर है? अब थोड़ा सा ट्रेजरी बिल्स भी देख लेते हैं। व्हाट आर दीज ट्रेजरी बिल्स? ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ट्रेजरी बिल मैं आपको जब तक बता रहा हूँ तब तक आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे कमेंट में, ठीक है, ताकि जब मैं कमेंट सेक्शन देखूँ तो मुझे डाउट दिख जाए तब तक, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है यूट्यूब पे। तो ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं। ट्रेजरी बिल्स होते हैं आपके, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही तरह के मान लेते हैं, वैसे ही आप समझ लो ट्रेजरी बिल होते हैं। ट्रेजरी बिल में क्या होते हैं, इनको इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाएंगी, एक तो ये होगा, इसमें पूछा जाता है सवाल कि इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन अ ईयर होता है, लेस देन 1 ईयर। 3 तरह के टी बिल्स होते हैं, टी बिल्स शॉर्ट में बोलते हैं। एक तो जिनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज़ होता है, दूसरे वो जिनका 182 डेज़ होता है, और तीसरे वो जिनका मैच्योरिटी पीरियड 364 डेज़ होता है, ठीक है। इसका दुगना 91 का 182 और 91 का 4 टाइम्स आपका 364, तो 365 से कम ही है, यानी कि लेस देन 1 ईयर। बस 3 टाइप के, अगर 91 डेज़ है तो अलग तरह का 182 और 364 डेज़ का मैच्योरिटी पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे और याद रखिएगा, दे आर ऑलवेज लिस्टेड ऑन डिस्काउंट, लिस्टेड ऑन डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट में इनको लिस्ट किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक टी बिल की कीमत है मान लेते हैं 1000, तो उसको लिस्ट किया जाएगा 900 में। जो ये आपका 100 रुपये आपका ये जो मार्जिन है ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जो आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट मिलता है और कभी कभी उनको भी थोड़े डिस्काउंट रेट पे पब्लिश किया जाता है, बट यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ इनको डिस्काउंट रेट पे डाल के और अब वही आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके कुछ डाउट्स देख लेता हूँ अगर किसी का, फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ये बैड बैंक्स ये सब क्या होती हैं। तो हु इशूज दीज बिल्स, तो इनको आरबीआई इशू करता है। ठीक है, दीज आर इशूड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। हम लोगों ने जो ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर आपको याद हो जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल और बाई किए जाते हैं, उसी के तहत इनको भी किया जाता है, ट्रेजरी बिल्स को भी। ठीक है, और कुछ डाउट किसी का? सीजीएल में आया था, बिल्कुल ही सीजीएल में आ चुका है ट्रेजरी बिल। और प्लीज़ इसी तक सीमित रखें डाउट्स को, तो ज़्यादा सही रहेगा अभी। व्हाट इज़ फिस्कल ड्रैग? फिस्कल ड्रैग होता है इकोनॉमिक ग्रोथ जब स्लो डाउन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिस्कल ड्रैग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों नहीं, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छोड़ते हैं इकोनॉमिक्स और शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके रिगार्डिंग मैं शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो आएंगे विजेंद्र, अभी आएंगे नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो में, आर अकाउंट इन योर कंट्री। ठीक है, बाकी वो भी इस पर आएंगे, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके लिए पहले पढ़ाना होगा। सर आज क्या क्या पढ़ेंगे शुरुआत में बता चुका हूँ मैं, आई थिंक अब किसी कोई डाउट है नहीं। डिफरेंस मैंने बॉन्ड्स में बता दिया, बॉन्ड्स में आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई अंतर नहीं होता है। मतलब बस ये होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है उनको ट्रेजरी बिल बोल देते हैं, बस ये अंतर तो नहीं बोलेंगे। मतलब एक टाइप हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस दैन 1 ईयर होता है उनको हम ट्रेजरी बिल बोल देते हैं। ठीक है, तो तभी उनको ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपसे पूछ लेता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और जो नोट्स बना रहे हैं आई वुड हाईली एडवाइस, ठीक है, कि यहाँ पे जो ये चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इसको जो कल वाले लेक्चर के नोट्स है उसमें ऐड करिएगा। ठीक है, जो आपका मनी एंड बैंकिंग वाला था उसी में इनको ऐड करिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एसेट थे क्या? बैंक के एसेट क्या होते हैं? जो लोन देता है ना, लोन देता है वो उसके एसेट होते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, अब यहाँ पे जो एसेट होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं? जो लोन उठा रखा है बैंक्स ने दूसरों को, अब उनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक को बोलते हैं रेगुलर एसेट, यानी वो एसेट जो वापस आ रहा है। अगर मैंने पर्सन ए को लोन दिया बैंक ने तो वो वापस आ रहा है जमा करने, रेगुलर एसेट, रेगुलरली उसकी किस्तें आ रही हैं, वो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, अमाउंट भी आ गया, सारा कुछ आ रहा है टाइम टेबल, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर एसेट्स। ठीक है, दूसरा होता है स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्ट्रेस्ड एसेट मतलब कि वो टाइम पे नहीं आ रहा है, थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, स्ट्रेस्ड एसेट्स। एंड तीसरा कैटेगरी होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनको शॉर्ट में एनपीए बोलते हैं, शॉर्ट में एनपीए बोलते हैं। ये एनपीए को भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक को बोल सकता हूँ सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, एक को बोल सकता हूँ कि डाउटफुल एसेट, डाउटफुल, और एक को बोल सकता हूँ लॉस एसेट, लॉस एसेट। अब ये मैं पता है किस बेसिस पे इनको डिवाइड कर रहा हूँ। पहली बात तो एनपीए वो होता है जहाँ पे डिले इज मोर देन, डिले अलग रंग का इस्तेमाल करते हैं, डिले इज मोर देन ऑफ 90 डेज, जिसको कि 1 टर्म बोला जाता है बैंकिंग लैंग्वेज में 90 डेज को। तो 90 दिन से ज़्यादा का अगर यहाँ पे डिले पेड हो गया तो उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। 90 से कम है तो स्ट्रेस्ड एसेट, आ रहा है रेगुलरली तो रेगुलर एसेट।
अब अगर उससे भी फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, जो कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। बस ये ध्यान रखना है कि जो लॉस एसेट है वो अब उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा कि वो अब आने की उम्मीद नहीं है, छोड़ दो अब उसको, वो गया वो एसेट अब नहीं आएगा, ठीक है, वो लॉस एसेट हुआ। सब स्टैंडर्ड डाउटफुल में क्या है, डाउटफुल है, हो सकता है आ जाए। सब स्टैंडर्ड चांसेस हैं, अगर थोड़ा सा बैंक वालों को भेजें और थोड़ा सा मतलब डराएं धमकाएं तो हो सकता है आ जाए पैसा। अब इसी से एसोसिएटेड है आपका टर्म जिसको हम बोलते हैं बैड बैंक्स, और ये भी न्यूज़ में भी है बिकॉज आपके एसएससी को बहुत 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 प्यार है 2021-22 के करंट अफेयर्स पूछने का भी। रिसेंट एग्जाम में आपने देखा CGL वगैरह में, तो बैड बैंक्स पे पक्का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ व्हाट आर बैड बैंक? ये बैंक आपको सुन के नाम लगेगा है बैड बैंक, मतलब बैड बैंक वो होती होंगी जो फेल कर गई है ना, जो जिन पे लोन नहीं आ रहा है। ऐसे ही तो आपको साउंड आ रहा होगा थोड़ा सा, ऐसे ही वाइब्स आ रही होंगी बैड बैंक सुन के कि जो बैंक बैड है, ठीक है, मतलब बहुत NPA हैं जिसमें। आप यही सोच रहे होंगे मैं यही बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। ये बैंक्स जिनका NPA बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उनकी रक्षा के लिए, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए बैड बैंक्स को बनाया जाता है, या फिर रक्षा बोल सकते हैं, या फिर उनकी रिकवरी ऑफ NPAs के लिए, रिकवरी ऑफ NPAs के लिए जो बैंक्स का गठन किया जाता है वो बैड बैंक कहलाती हैं। दीज आर आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप टू बाई NPAs, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ फिर से, नोट्स में ये लिखेंगे, फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप टू बाई NPAs, यानी रिकवरी ऑफ NPAs के लिए इनको बनाया जाता है। कैसे? अब जैसे ये बैंक है, मान लेते हैं SBI, इसके पास NPA है मान लेते हैं 1000 करोड़ का, ठीक है। तो इसने या एक बैड बैंक बनी, ठीक है, ये मान लेते हैं ये BB है बैड बैंक, ठीक है। ये बोली कि तुम्हारा 1000 करोड़ का ना पूरा सब कुछ हमको दो, हम इसी में स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे होते हैं ना वसूली भाई टाइप लोग, तो बोलते हैं हम इसी में स्पेशलाइज्ड हैं और हम देखते हैं, तुम लाओ पहले हमें कितना क्या हमें पहले बताओ, तुम अपना काम देखो हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से रखना, जितना होगा ना, जितना रिकवर करेंगे उसका कमीशन लेंगे 10%। SBI ने बोला ठीक है यार, वैसे ही जा तो रहा ही है, वैसे भी हम राइट ऑफ तो कर ही चुके हैं, ला के दे दो, जितना ले आओ उतना सही है हमारे लिए। इसने क्या किया, बीबी ने बोला 10% कमीशन लेंगे, और बीबी क्या किया, 1000 करोड़ से 1000 करोड़ जो पूरा NPA था उसमें से 500 करोड़ उसने रिकवर करवा लिया, क्योंकि वसूली भाई इसमें स्पेशलाइज्ड है। 10% कमीशन लिया, 50 करोड़ खुद अपने पास रखे, 450 करोड़ SBI को दे दिए, SBI भी खुश, BB भी खुश, दोनों का काम हो गया। दीज आर कॉल्ड एज बैड बैंक्स। अब 2021 का जो हमारा बजट था उसमें हमारी निर्मला सीतारमन जी ने 2 बैड बैंक बनाने की बात कही। एक तो है हमारी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एक तो ये, और दूसरी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसको शॉर्ट में हम NARCL बोल सकते हैं, ठीक है, NARCL, और इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं IDRCL, ठीक है, IDRCL। ठीक, समझ गया बैड बैंक? किसी को यहां तक कोई डाउट बताइए जल्दी से। किसी को यहां तक कोई डाउट? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी पॉवर्टी। 50-50 मामला सेट। सारफेसी कोई पूछ रहा है, बहुत सही, सही टाइम पे सही चीज़ याद दिलाई, एंड दैट इज़ सारफेसी। चलिए सारफेसी बता ही देते हैं आपको लगे हाथ। सारफेसी क्या है? तो सारफेसी एक एक्ट आया था 2002 में। ये जो सारफेसी एक्ट है ना, ये पावर देता है बैंक को, इट ऐसे आप बोल सकते हो, इट प्रोवाइड्स पावर टू बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ये जैसे बैड बैंक हो गई, बैंक और एनी अदर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली आपकी बैड बैंक होती है, टू सीज द प्रॉपर्टी, टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ
अ डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर। जो डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर है, जिसने कि पैसा लिया था बैंक से, उसने कुछ कोलेट्रल रखा होगा, गिरवी रखा होगा। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया, अगर मान लो नहीं दे पा रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी सीज़ करने का जो पावर है ये इसको सारफेसी एक्ट देता है। ठीक है, सारफेसी की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन। वैसे तो फुल फॉर्म शायद ही पूछे, सिक्योरिटाइजेशन एंड, बस एक्ट याद रखिएगा 2002 में आया था। ठीक है, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये जो बैड बैंक है वो भी क्या कर रहा था, रिकंस्ट्रक्शन ही कर रहा था जो फाइनेंशियल एसेट्स थे उनका। एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये है इसका फुल फॉर्म, 2002 का ये एक्ट है। अब यहाँ डिफ़ॉल्टर से एक टर्म हो सकता है कभी अगर पूछ ले, विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है। विलफुल डिफ़ॉल्टर वो होता है जो अपनी इच्छा से डिफ़ॉल्टर बन गया, मतलब वो देने की औकात रखता है लेकिन दे नहीं रहा है जानबूझ के। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आज को बोल दे कि जितने लोगों ने लोन लिया था, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले, बिल्कुल आपको सुनने को मिलेगा कि लोन माफ़। अब फॉर एग्जांपल मैं लोन भर सकता था लेकिन फिर भी मैं नहीं भरा, विलफुल डिफ़ॉल्टर हुआ मैं। समझ रहे आप, विलफुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, मान लिया वैसे तो उसके, जैसे मान लेते हैं नीरव मोदी, ठीक है, नीरव मोदी, अगर मान लेते हैं उसकी है तो कैपेसिटी भरने की लोन, लेकिन वो भर नहीं रहा है, दैट मीन ही विल बी कॉल्ड एज विलफुल डिफ़ॉल्टर। उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर बोलेंगे। सर आज मेरा MTS का एग्ज़ाम था, अच्छा गया, GS के 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अच्छा चलो बढ़िया बात है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये 2016 में आया था आपका। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भी आपका मतलब जो भी एक सिंगल लॉ बनाना चाहता है ये बैंक्रप्सी के लिए, वो है आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा तो इतना पूछेगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब आया था। ठीक है, बैंक जो आपका बैंक्रप्सी, ठीक है, कोड 2016 में आया था। ठीक है, जितना भी सारे लॉज बने हुए हैं, डिफरेंट लॉज बने हुए हैं बैंक्रप्सी से संबंधित, उनको कंसोलिडेट करने का ये काम, मतलब उसका एम है, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, कंसोलिडेट्स द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन बैंक्रप्सी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोवर्टी के बारे में। व्हाट इज़ दिस, मतलब ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि ये मतलब आया तो 2015 में था बट पास हुआ था 2016 में, इसे 2016 ही इसको माना जाएगा। ठीक है, 2016 में। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं आपके SSC के हर एग्जाम में, एंड दैट इज़ पोवर्टी। व्हाट इज़ पोवर्टी, गरीबी। तो गरीबी हम दो तरह से सिग्निफाई कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं एब्सोल्यूट पोवर्टी, ठीक है, एब्सोल्यूट पोवर्टी, और दूसरा बोल सकते हैं रिलेटिव पोवर्टी। कैसे? रिलेटिव पोवर्टी ऐसे बोल सकता हूँ जैसे मैं बोल दूँ कि जिसकी मंथली इनकम 10,000 से कम है तो वो एब्सोल्यूट मतलब पुअर है, वो एब्सोल्युटली पुअर है, फाइनेंशियल पुअर। वैसे पोवर्टी अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो पोवर्टी सिर्फ फाइनेंशियल टर्म में नहीं होना चाहिए, पोवर्टी डिफरेंट टर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल पोवर्टी भी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता सोशल इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, आप बहुत ही वैसे हैं, तो मतलब वैसे से मेरा मतलब है अगर आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोशली ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि आप सोशली पुअर हैं। आप इंटेलेक्चुअली पुअर भी हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअली लेवल पे भी पुअर हो सकते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हम फाइनेंशियल पोवर्टी की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि भाई जिसकी 10,000 से आय कम है वो एब्सोल्यूट, मतलब वो गरीब है। ठीक है, एक तो वो हो गया गरीब। दूसरा, मैं अंबानी के सामने क्या हूँ, अमीर हूँ कि गरीब हूँ, लेकिन वैसे मैं गरीब नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मेरी जो इनकम है वो महीने से 10,000 की ज़्यादा की होगी। तो अगर 10,000 से कम है तो एब्सोल्यूट पोवर्टी। 10,000 एक नंबर, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा कहीं गवर्नमेंट का कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक नंबर है, उसके बियॉन्ड अगर मतलब उसके नीचे अगर आपकी इनकम है फिर जो भी है तो उसको एब्सोल्यूट सेंस में पोवर्टी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी से कंपेयर कर जाएँ तो मतलब एब्सोल्यूट पोवर्टी आप ऐसे समझ सकते हैं, सेवियर डेप्रीवेशन। ठीक है, सेवियर मैं बोल सकता हूँ डेप्रीविएशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, यानी बेसिक ह्यूमन नीड्स को भी फुलफिल करने जितना पैसा नहीं है। रिलेटिवली आप बोल सकते हैं
कि किसी की हाउस होल्ड इनकम जो है वो मीडियन इनकम से कम है। मीडियन इनकम मान लेते हैं कि पूरा जो इंडिया है वो महीने का 15,000 को कमाता है और आप कमाते हैं 13,000, ठीक है, महीने का, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि आप रिलेटिवली पुअर हैं। वैसे तो पुअर नहीं, क्योंकि आप बेसिक नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं, लेकिन आप रिलेटिवली पुअर हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिएगा, वैसे पूछेगा नहीं, हाउस होल्ड इनकम लोअर दैन द मीडियन इनकम, ये लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, एंड दैट इज़ पॉवर्टी एस्टिमेशन। अब यहाँ पे कुछ डेटा आपको रटना पड़ेगा, अभी तो नहीं, अभी मैं आपको एक डेटा कुछ लिखूंगा तो वो आपको रटना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, एसएससी एग्जाम में खासकर। पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन को दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ, एक तो प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले क्या क्या एस्टिमेशन किए गए, और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें आज़ादी से पहले, तो सबसे पहले ये काम किया हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने। किसने किया? सबसे पहले ये काम किया हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने। उन्होंने एक अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन दी थ्रू हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, आपको पता है इनकी किताब का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करी थी, वो हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। तो इन्होंने ही मेड दी, बोल सकते हैं अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ही मेड दी अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले जो पॉवर्टी लाइन दी एक तरह से अनऑफिशियल तौर से वो दादा भाई नौरोजी जी ही थे। इसके बाद हमारी सेटअप होती है एक नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या सेटअप होती है? नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है ये सेटअप होती है 1938 में, 1938 में बाई सुभाष चंद्र बोस। इसने भी अपना एक डेटा रखा कि अगर इतना इतना इनकम है तो उसको हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं कितना क्या, तो वो उसको हम पुअर बोलेंगे फिर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी 1938 बाई सुभाष चंद्र बोस जी। फिर आता है हमारा बॉम्बे प्लान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो अलग से, बॉम्बे प्लान। ये सब अभी प्री इंडिपेंडेंस का बता रहा हूँ, 1947 का पहले। तो बॉम्बे प्लान आया, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका मल्टीपल टाइम एसएससी एग्जाम में कि बॉम्बे प्लान है क्या। तो बॉम्बे प्लान आपका एक इकोनॉमिक प्लान है, एक सेट ऑफ प्रपोजल था, ठीक है। इट वॉज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ प्रपोजल जो हमारे इन्फ्लुएंशियल जो बिजनेस लीडर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उन्होंने एक डेवलपमेंट का प्लान दिया था, सेट ऑफ प्रपोजल, ठीक है, सेट ऑफ प्रपोजल बाय बिजनेसमैन्स, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन लीडर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बॉम्बे प्लान में दिया गया था। बॉम्बे प्लान में ये सजेस्ट किया गया था कि ₹75, ये जो है ₹75 पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है, पर कैपिटा पर ईयर, इसको एज अ बेस बनाया गया था पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। ये तो था प्री इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की आज़ादी के बाद हमारी कौन कौन सी डिफरेंट कमिटीज़ बनी और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए पॉवर्टी लाइन को लेकर, ठीक है। तो सबसे जो पहली हमारी कमेटी बनी थी दैट वाज दांडेकर एंड रथ कमेटी। क्या नाम था? दांडेकर एंड रथ कमेटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी कमेटी का नाम पड़ता है उसमें जो चेयरमैन होते हैं उनके नाम पे, तो VM दांडेकर और N रथ करके थे, वो इसके चेयरमैन थे। और दो लोग 1971 में कमेटी बनती है, 1971 में, और 1971 में बताइए क्या कौन सी कंट्री हमारी एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो दांडेकर और रथ कमेटी बनी थी ऑन इट मेड द फर्स्ट सिस्टमेटिक, इट मेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी। असेसमेंट, मेरी राइटिंग थोड़ी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है इसलिए उसके लिए पहले मैं पार्डन आपसे बोलता हूँ। तो दांडेकर एंड रथ कमेटी, ये चीज़ याद रखिएगा, इसने जो NSSO का डेटा था उसको एज अ बेस बनाया था। इट यूज्ड द डेटा ऑफ NSSO, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, पहली कमेटी कौन सी थी? तो पहली कमेटी हमारी दांडेकर और रथ कमेटी थी। दूसरी कमेटी थी, और मतलब पहली ये थी और दूसरी थी हमारी दांडेकर, और एक चीज़ यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा जो जिस पे कि क्वेश्चन ये बन सकता है इस तरह से, एंड दैट इज़
ये चीज़ याद रखना है इसमें आपको कि इसने आपकी एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी कि भाई ये मत देखिए कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। इन्होंने एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी। दूसरी कमिटी हमारी बनती है अलग कमिटी, ठीक है, अलग, क्योंकि उसमें अलग जी हमारे चेयरमैन थे। तो अलग कमिटी बनती है 1979 में। इसने दी है आपकी न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, इनमें से किसने एक्सपेंडिचर बेस्ड दी है, किसने न्यूट्रिशन बेस्ड दी है, ठीक है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी है, ठीक, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आप अलग कमेटी बोल देंगे। और हो सकता है आपसे ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ ले कि पहले कौन सी बनी बाद में कौन सी बनी, इस तरह से। तीसरी हमारी लकड़ा वाला, ठीक है, लकड़ा वाला कमेटी। ये लकड़ा वाला कमेटी बनती है 1993 में, 1993 में। और इसने पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने इंडेक्सेस पढ़े थे, अगर आपको याद हो, CPI ये सब। तो पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन CPI जो हम लोगों ने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, इस पे बेस्ड थी। और इन्होंने बोला कि स्टेट वाइज इन्होंने बोला था कि स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन देने की ज़रूरत है, बिकॉज हर स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, हर स्टेट में अलग अलग एक तरह से बोल सकते हैं वहाँ पे अर्निंग होती है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे कानपुर में हैं तो कानपुर में जो सब्जियाँ होती हैं ना बहुत सस्ती मिलती हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया बाकी जगहों के कंपैरिजन में। तो इसी लकड़वाला जी ने यही बोला कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, दैट इज स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग लकड़ावाले जी ने बोला, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। और फिर आती है आपकी तेंदुलकर कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। अभी इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला अभी आपको पता चल जाएगा। तेंदुलकर कमेटी, इन्होंने सबसे पहली बात ये बोला कि हेल्थ एंड एजुकेशन को भी हमें बेसिक नीड में लेना चाहिए। जब हम बेसिक नीड को कैलकुलेट कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन करते वक्त कि भाई पॉवर्टी, अभी मैंने आपको क्या बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कि सेवियर डिप्रिसिएशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो ह्यूमन नीड्स को जब हम ले रहे हैं तो हेल्थ और एजुकेशन को भी हमें उसमें लेना है, ठीक है, बिकॉज अभी तक नहीं लिया जा रहा था, ठीक है, बस रोटी कपड़ा मकान ही ले रहे थे। तो अभी हेल्थ और एजुकेशन को भी लेना है। हेल्थ एंड एजुकेशन शुड ऑल्सो बी टेकन इन कैलकुलेटिंग बेसिक नीड्स, क्लियर। और इन्होंने बोला परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो कि हम सेम बास्केट ऑफ गुड को दो कंट्री से कंपेयर करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि भाई किसका परचेजिंग पावर पैरिटी कितना है। और उसके बेसिस पे इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन दिया दैट वाज ₹33 पर डे। अगर कोई स्पेंड कर रहा है तो, या फिर उसे ज़्यादा कर रहा है तो वो पुअर नहीं है, उसे कम कर रहा है तो वो एक तरह से उसको पुअर कंसिडर किया जाएगा। अब बेस्ड ऑन तेंदुलकर कमिटी, ध्यान रखिएगा पॉवर्टी, ये तो 33 पर डे और ये इस तरह से हो गया पूरा ओवरऑल। अगर एनुअली अगर उस तरह से बात करें तो पॉवर्टी लाइन जो तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे दी गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉवर्टी लाइन वॉज गिवन फॉर रूरल के लिए ₹816, ठीक, और अर्बन के लिए ₹1000। अब क्वेश्चन इस पे आपके बन चुके हैं मल्टीपल एग्जाम्स में, मल्टीपल एसएससी एग्जाम्स में, अभी रिसेंट में भी पूछा गया था आपका। तो बस ये नंबर आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? बस एक कमेटी और आपकी बची है, उसके बाद आपका ख़त्म पॉवर्टी लाइन, और एक दो और डेटा रहेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? और एक और अभी मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ, दैट इज़, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद उस कमेटी के बारे में बताता हूँ। परसेंटेज ऑफ पर्सन्स बिलो, ये जो है ना, ये कब दिया गया था पॉवर्टी लाइन, ध्यान रखना, ये अभी कोई रिसेंट का नहीं है, 2011-12 का है, ठीक है, 2011-12 में। परसेंटेज ऑफ पीपल, फिर परसेंटेज ऑफ पीपल या पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, ये अगर आपसे डेटा पूछ ले, जो कि CPO एग्जाम में आई थिंक पूछा गया था अभी, जो 2022 वाला था, 21.9% है ओवरऑल।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अर्बन की, तो अर्बन में ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी थोड़ी सी परसेंटेज कम होगी और रूरल में ज़्यादा होगी 25.7%। दैट इसका जो बेसिस है ना वो तेंदुलकर कमेटी है। अगर वो आपसे साफ साफ लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ तेंदुलकर कमेटी, लेकिन अगर तेंदुलकर कमेटी नहीं लिखता है तो ध्यान रखना आपका जो पॉवर्टी रेशियो होगा ना, व्हाट इज़ पॉवर्टी रेशियो, नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी। जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो पॉवर्टी रेशियो निकल आता है। अगर बेस्ड ऑन तेंदुलकर कमेटी नहीं है तो ये डेटा आपको याद रखना है 29.5% है ओवरऑल। और अगर बात करें अर्बन में है आपका 26.4% और रूरल में है आपका 30.9%। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आपका रूरल में ज़्यादा ही होगा। और 21.9 की जगह कब एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल आपका मतलब 22% है फिर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो ये आपको डेटा दोनों अलग अलग यहाँ पे याद रखने होंगे। एक तो 21.9% ओवरऑल है तेंदुलकर कमेटी के बेसिस पे, अर्बन में 13.7% और रूरल में 25.7%। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 816 रुपये की अगर जो पर कैपिटा पर मंथ, मतलब जो अगर इनकम हो रही है तो ये है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब इतना एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं ये। ठीक है, एक्सपेंडिचर ये क्या है कि 816 और ये 816 रूरल में अगर पर मंथ अगर इससे कम हो रही है अर्निंग देन आपका उसको पुअर बोला जाएगा, और अर्बन में ये 1000 रुपये है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। आखिरी कमेटी है उसको भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दैट इज़ रंगराजन कमेटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो यहाँ पे। और कोई डेटा तो नहीं छूट रहा है? नहीं, ठीक। अच्छा, अगर ये हेड काउंट रेशियो का भी पूछ लेना, क्योंकि पॉवर्टी रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर कभी हेड काउंट रेशियो पूछ ले कि ये हेड काउंट रेशियो क्या होता है, हेड काउंट रेशियो कुछ नहीं, यही पॉवर्टी रेशियो ही होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बस। ठीक है, आखिरी कमेटी यहाँ पे है, दैट इज़ योर रंगराजन कमेटी। ठीक है, रंगराजन कमेटी ये अभी लेटेस्ट में 2014 में बनी थी कमेटी। इसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है वो कुछ इस तरह से थे कि जो भी आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप जो बताते हो ना कि इतना अगर कैलोरी का कंजम्पशन कोई रूरल में कर रहा है तो गरीब नहीं है, इतना अर्बन में कर रहा है। ठीक है, तो वो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसमें भी इसने कैटेगरीज क्रिएट कर दी, यानी इट क्रिएटेड कैटेगरीज विद इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। कैसे? विद इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। कैसे इसने कैटेगरीज क्रिएट कर दी? इसने बोला कि सिर्फ आप कैलोरीज को मत देखो, आप प्रोटीन को भी देखो। ठीक है, प्रोटीन को भी देखो आप फैट को भी देखो। ठीक है, तो ये कैटेगरीज इसने क्रिएट कर दी विद इन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। और इसने आपको एक तरह से मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड भी दिया, अगर कभी पूछ लेता है, वैसे तो शायद ही पूछे। ठीक है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड किसने बात कही? ठीक है, रेफरेंस पीरियड की। यहाँ पे होता है हमारा पॉवर्टी ख़त्म। समराइज़ कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने पॉवर्टी में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पॉवर्टी में ये देखा कि पॉवर्टी दो तरह की हो सकती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट में है कि सेवियर डिप्रेशन बेसिक ह्यूमन नीड का। रिलेटिव में मतलब यह है कि जो मीडियन इनकम है किसी कंट्री की, उसकी उससे अगर किसी हाउस होल्ड की इनकम कम है तो उसको रिलेटिव पुअर बोलेंगे। रिलेटिवली पुअर जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आप मुझसे रिलेटिवली गरीब हो, मतलब आप गरीब नहीं हो लेकिन आप मुझसे रिलेटिवली हो सकता है गरीब हो, मैं रिलेटिवली हो सकता है आप में से किसी से गरीब हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है आपकी इनकम मेरी इनकम से भी ज़्यादा हो तो मैं गरीब हूँ आपके सामने, रिलेटिव गरीब हुआ, वैसे मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हो। पॉवर्टी एस्टिमेशन फिर किया गया। पॉवर्टी एस्टिमेशन कब से शुरू हुआ? प्री इंडिपेंडेंस से शुरू हो गया। सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नौरोजी जी का, हु मेड द अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। इन्होंने अपने बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका जिक्र किया। फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है, ये पहला चीज़ हम बोल सकते हैं। फिर दूसरा आपका बनता है नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, सुभाष चंद्र बोस जी। बॉम्बे प्लान 1944, इट वॉज अ सेट ऑफ प्रपोजल बाई बाई हमारे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन लीडर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने इतना डिसाइड किया 75 पर कैपिटा पर ईयर का। ठीक है, कि तब बहुत ही कम होता था। तो बॉम्बे प्लान ध्यान रखना 1944 में आया था। इसको मैं 44 ढंग से लिख देता हूँ, नहीं 49 की तरह ये ना दिखे आपको। ठीक है,
ये आपका 44 है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस अब शुरू होती है बात आज़ादी के बाद। तो दांडेकर रथ कमेटी सबसे पहली कमेटी बनती है टू मेक दी फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी, एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दिया। अलग कमेटी ने न्यूट्रिशन बेस्ड दिया। फिर बनी लकड़ावाला जिसने कि स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन के बारे में बात की। तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि हेल्थ और एजुकेशन को भी एज अ बेसिक नीड में लेना चाहिए, और पॉवर्टी लाइन उसने डिसाइड की 816 रुपये रूरल के लिए और 1000 रुपये अर्बन के लिए, और 33 रुपये का एक्सपेंडिचर डिसाइड किया कि 33 रुपये अगर स्पेंड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो वो पुअर कहलाएंगे। परसेंटेज ऑफ पर्सनस लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन ऑन दी बेसिस ऑफ तेंदुलकर कमेटी 21.9%, अर्बन में 13.7, और ये सब डेटा है 2011-12 का, ध्यान रखें, ठीक है, और वही आपसे पूछता भी है। पॉवर्टी रेशियो अगर बात करें वैसे तेंदुलकर कमेटी के बेसिस पे नहीं, ओवरऑल 29.5% ओवरऑल है ये आपका, ठीक है, ओवरऑल है 2000, ये भी 11-12 का ही है। अर्बन में 26.4 और रूरल में 30.9%, ये रटना ही पड़ेगा। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। रंगराजन कमेटी ने बोला कि कैटेगरीज भी आप बनाओ विद इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ तक आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं और अपने लास्ट टॉपिक की ओर, एंड दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यूट्यूब पे रहने देना। अच्छा हाँ सर, आज मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स आया था। हाँ, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, बहुत सही यहाँ पे चीज़ ऐड करी। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में इतना कहना चाहूँगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ, बिकॉज उससे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। यहाँ क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ? अभी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि संडे को मैं पढ़ाने वाला हूँ, संडे को, बिकॉज अभी जिनका लेटेस्ट में एग्जाम है वो लेटेस्ट में कौन से हैं? लेटेस्ट में जो भी एग्जाम है आपका, चाहे वो CPO का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे CGL मेंस का हो, ठीक है, तो उसके लिए जो आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो मैं संडे के करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में कवर करूँगा पूरी तरह से, तो वहाँ पे हो जाएगा। बाकी जब भी आप आगे 2024 में जब होगा तो वहाँ पे उस लेटेस्ट वाली कर लेंगे, ठीक है, तो अभी के लिए नहीं। तेंदुलकर कमेटी कब आई? तेंदुलकर कमेटी 2009 में, लिखा नहीं क्या मैंने यहाँ पे? 2009 में, ठीक है, 2009 में बनी थी। और किसी कोई डाउट? वाटर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वही होती हैं जो आपके NPA, जो बैंक के NPA को खरीदती हैं, बाई करती हैं और उनको रिकवर करती हैं और कुछ कमीशन लेती हैं, और उसी का एक एग्जाम्पल है हमारी बैड बैंक, ठीक है। कैन आई बाई योर GK फॉर ऑल बैच फॉर 2024 CSC और शुड आई वेट फॉर अपकमिंग कोर्सेज? साहिल जी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये CGL 2024 के लिए चल रहा है, मेंस तक, ठीक है, मेंस वालों में सबको फ़ायदा करेगा, ठीक है, और वो कर ही रहा है सभी लोगों को। आई एम न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ टेल मी प्लीज, ये क्लासेस यूट्यूब पे रहती हैं कि नहीं? नहीं रहती हैं राजेश चौधरी, ये बैच ही क्लासेस हैं जो फ्री स्ट्रीम हो रही हैं लाइव यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग ऐप पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। चलिए अभी आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। यहाँ तक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी कोई डाउट तो नहीं है? अभी वॉइस आ रही होगी आई थिंक प्रॉपर। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, घूंट है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन भी लगवाएंगे PYQ के, फिर देखना कैसे तुरंत खट 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 क्वेश्चन लगेंगे, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या चीज़ है? ये होता है एक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होता है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एनी कंट्रीज ऑफ, ठीक है, और ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ नेशंस बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ नेशंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पता है कौन से हैं? इसको लिखो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक। इसमें पता है, अभी बस सुनते जाना तुम, रत्ती भर का डाउट नहीं रहेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस बात का, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है दो तरह का होता है, एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में कुछ कुछ होते हैं, कैपिटल अकाउंट में कुछ कुछ होते हैं। अब मैं पहले तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट करना चाहता हूँ और तभी मैं डाउट का आंसर दूंगा, ठीक है। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में आते हैं गुड्स
अब मुझे पता है तुम लोग के मन में क्या डाउट आ रहा होगा कि या अल्लाह इससे भी ज़्यादा होता है क्या। मतलब अभी तक आपने पढ़ा था क्या, अभी तक आपने पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, बैंक की एसेट, बैंक की लायबिलिटी, और रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, तब नया करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक, तो अब इसमें कंफ्यूज कैसे नहीं होना वो समझो। जो हमने रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट पढ़ा था वो अंदर के ट्रांजैक्शन हो रहे थे विद इन द कंट्री। मैं भारत सरकार को टैक्स पे कर रहा हूँ, भारत सरकार को इनकम हो रही है, वो जाएगा किस में, रेवेन्यू रिसीट में। ठीक है, भारत सरकार ने मान लेते हैं कि कोई लोन लिया, ठीक है, कहीं से लोन लिया, ठीक है, दैट वो जाएगा कैपिटल आपके उसमें कैपिटल रिसीट में। वो अंदर अंदर के सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय सरकार जैसे कि कुछ बेचा जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से मैं कुछ बेच रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उसको सेल कर रहा हूँ बाहर देश में, तो वो सारी चीज़ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होता है वो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। उस सारी चीज़ों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या आता है, करेंट अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। विजिबल एंड इनविजिबल का मतलब क्या है, विजिबल जो दिखता है दैट इज़ जो टैंजिबल होता है, टैंजिबल वर्ड मैं पहली बार यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि गुड्स। इनविजिबल इनटैंजिबल जिसको छू नहीं सकते हैं, सर्विसेज। यानी अगर कोई सामान बेचा जाएगा भारत से बाहर तो क्या आएगा, डॉलर आएगा भागता हुआ। ठीक है, कोई चीज़ को इंपोर्ट किया जाएगा भारत में, गुड इंपोर्ट किया जाएगा, डॉलर को देना पड़ेगा, मतलब कोई जो फॉरेन करेंसी वो देनी पड़ेगी, तो वो सारा करेंट अकाउंट में जाता है। गुड्स सर्विसेज हो गया, एनी ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब किसी को हम दान दे दिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये छोटी छोटी जो कंट्रीज है, मालदीव, श्रीलंका, इनको हम दान देते रहते हैं अक्सर, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट में आते हैं। किस में आते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आते हैं। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस क्या होते हैं, भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं वो कमा कमा के भारत पैसा भेजते हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, डॉलर भारत भेजेंगे, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। लेट मी टेल यू, गेस करना चाहेंगे कि भारत अगर रैंकिंग करें तो भारत रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में किस नंबर पे आता है। तो रेमिटेंसेस, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, सर्विसेज, गुड्स करेंट अकाउंट में जाएंगे। याद कैसे रखेंगे उसको भी बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा पता है, किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है किसी दूसरे के द्वारा, किसी बाहरी के द्वारा, कहाँ पे, कंट्री में। इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती हैं। मान लेते हैं कि कोई इस तरह का है, कोई बंदा वो कोई एसेट परचेज कर रहा है भारत में, उसकी शेयर होल्डिंग ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं आपका, वॉलमार्ट कंपनी, उसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, उसने एक तरह से डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, एक तरह से ओनरशिप ले ली, और उसने एक एसेट परचेज किया। दूसरा होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI। ये पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में थोड़े टाइम के लिए निवेश कर दिया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोल सकता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं आप। और इसी को बोल देते हैं हॉट मनी। कभी कभी SSC में तो मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा इस पे, बट अगर पूछ ले तो आपको पता है फिएट मनी क्या होती है, जो लीगल टेंडर होता है, ठीक है। और जरा उस करेंसी का नाम बताइए जो एक्सचेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन दी, मतलब जो दो लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है उसके बेसिस पे अगर वो हो रही है तो उस करेंसी को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, F से नाम स्टार्ट होता है उसका। प्लास्टिक मनी क्या होती है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाली मनी, तो उसको हम बोलते हैं, जो अभी मैंने आपसे पूछा, फिड्यूशरी मनी। समझिए FDI FPI में क्या अंतर है। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बोला वॉलमार्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लो डॉलर, हमारे पास तो डॉलर है क्योंकि हम अमेरिकन कंपनी है, तो जो डॉलर देगा ना वो डॉलर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक। सेल और परचेज ऑफ एसेट, ठीक है, ये इसी में ही लिख देता है, चले आपके लिए। बोरोइंग हो गई, बोरोइंग हो गई, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने बोरो किया, या फिर लेंड कर दिया, दूसरी कंट्री को दे दिया, तो बोरोइंग लेंडिंग कैपिटल अकाउंट में आएंगी आपकी।
सेल और परचेज ऑफ एसेट, सेल और परचेज ऑफ एसेट्स इसमें आ जाएंगे। एंड इसी में ही आपके एनआरआई के जो डिपॉजिट्स हैं, अब ये रेमिटेंसेस से अलग है, एनआरआई ने डिपॉजिट अपने करवा रखे हैं, ध्यान रखना, ये अलग होते हैं रेमिटेंसेस। और रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आती है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग यूएसए में, यूके में, यूएई में, सिंगापुर में काम कर रहे हैं, जो रेमिटेंस भर भर के भेजते हैं भारत में। इंडिया फर्स्ट नंबर पे, मैक्सिको सेकंड नंबर पे है, ठीक। तो ये आप समझ गए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो है कि फॉरेन करेंसी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। दो तरह के हो सकते हैं। एक तो अगर सामान बेच रहे हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, कोई किसी कंट्री को ऐसे दान में दे रहे हैं, ग्रांट। अगर आपको याद हो सर, तो हमने पढ़ा था रेवेन्यू रेसीट और कैपिटल रेसीट। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रांट्स होती हैं वो रेवेन्यू वाले उसमें हैंडल में जाती हैं, रेवेन्यू वाले हेड में जाती हैं। जो बोरोइंग्स या फिर लेंडिंग होती हैं, जो लोन्स होते हैं, वो कैपिटल वाले में हो जाते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। उसी तरह ही ट्रांसफ़र पेमेंट्स आपके करेंट अकाउंट में जाते हैं, लेकिन जो बोरोइंग वगैरह लेंडिंग होती है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है। इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, ये सब आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। नाउ ये कैड क्या होता है? कैड होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब ये जो करेंट अकाउंट है ना, इसमें अगर डेफिसिट हो जाए, एंड यू वेरी वेल नो कि डेफिसिट होता क्या है, बिकॉज आपने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा है, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ा है, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा है, न जाने क्या क्या डेफिसिट पढ़ा है ना। तो डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। जब आपको, इसको हिंदी में बोलते हैं चालू खाता घाटा। डेफिसिट मतलब ये है कि आप गेस करो क्या होगा डेफिसिट में, यानी कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। यही तो मतलब हुआ करेंट अकाउंट डेफिसिट का, कि आप गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। और इंडिया के साथ भी यही है। इंडिया में थोड़ा बहुत कैड रहता है। इंडिया में अगर अभी करेंट टाइम में बात करें तो इट इज़ करेंट टाइम में 3.3% ऑफ आर जीडीपी। जिस तरह फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को अंदर में अर्निंग कम हो रही है, टैक्स का पैसा हो सकता है कम आ रहा हो, या फिर उतने एसेट्स जो उसने क्रिएट किए उससे पैसा कम आ रहा हो, अंदर की बात हो रही है, फिजिकल डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। सिंपल सी बात है। यहीं से एक टर्म निकल के आता है, ध्यान से सुनना इस टर्म को। इसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। ये ट्विन डेफिसिट क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है दो, डेफिसिट का मतलब है दो, मतलब घाटा। तो मतलब जब दो घाटे होते हैं, दुगने घाटे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट होता है जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो और फिस्कल डेफिसिट भी हो। उस सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी को बोल देते हैं ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम इन द कंट्री। बात ये आती है कि ये नहीं आती, चलो पहले आपको बताता हूँ ये फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, ठीक है। और उससे बताने से पहले अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि हमने पढ़ा है, तो मुझे याद आती है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस चल रहा है मतलब उसके पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं बचे हैं कि वो इंपोर्ट्स कर सके चीज़ों को। गेहूँ लेना है उसको, बेचारे को पैसा नहीं है। चाइना कितना मदद करेगा? इंडिया के अपोज में रहता है ना पाकिस्तान, तो इसलिए चाइना उसकी हेल्प करता रहता है, ठीक है। इसीलिए बस हेल्प करता है चाइना उसकी। और वो मतलब उसको वहाँ पे पोर्ट बना रहा है, लीज पे ले रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहा है चाइना। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट को जो श्रीलंका में 99 साल के लिए लीज में ले रखा है। तो न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म कुछ लोग इसको नाम दे रहे हैं। खैर उसको साइड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके यहाँ क्राइसिस चल रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके यहाँ क्राइसिस चल रहा है। हमारे यहाँ क्या कभी हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? एक बार हुआ है हमारे यहाँ पे, एक बार हुआ है हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे। फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं वो समझ लो। एक सेकेंड रुको, सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में है, इस वजह से अभी मैं डाउट्स नहीं लूँगा, पहले समझा दूंगा सब उसके बाद, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब ये है, फॉरेक्स रिजर्व्स में मल्टीपल चीज़ें आती हैं। एक तो आता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब है किसी कंट्री से हम ले रहे हैं तो उसकी करेंसी जो हमारे पास है, फॉरेन करेंसी एसेट। गोल्ड हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं वो चीज़ भी जोड़ी जाती है फॉरेक्स रिजर्व्स में।
थर्ड चीज़ जो जोड़ी जाती है SDR, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल चलो खैर वो छोड़ते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SDR। SDR इसको, इसमें पता है करेंसीज आती हैं, एक तो आती है US डॉलर, दूसरी आती है यूरो, तीसरी आती है येन जो कि कहाँ की करेंसी ज़रा बताइए, युआन जो कहाँ की करेंसी बताइए, और आपकी पाउंड। 3 2 5 5 करेंसीज से मिल के बनता है SDR। वो फॉरेन करेंसी एसेट अलग है, गोल्ड रिजर्व समझ गए, SDR ये 5 करेंसी से मिल के बनता है। US डॉलर यानी US की जो करेंसी, यूरो जो यूरोपियन यूनियन की है, येन जो जापान की करेंसी है, युआन जो कि चाइना की करेंसी है, रेनमिन भी है यहाँ की, ठीक है, पाउंड जो कि आपकी जो ब्रिटेन की करेंसी है, ठीक है, बिकॉज आई यू नो कि ब्रिटेन अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो ये सारे होते हैं आपके SDR में 5 करेंसीज आती हैं। और चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं RTP, जिसको हम बोलते हैं RTP रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ट्रांस जो भी यार इसको प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, ये एक तरह का रिक्वायर्ड कोटा होता है विद इन द IMF, रिक्वायर्ड कोटा विद इन, टू बी मेंटेन्ड विद इन द IMF। IMF क्या होता है, अभी इस पे भी आते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते अभी देखेंगे। IMF जो होता है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, कंट्रीज़ को हेल्प करता है जब उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो बोलता है कि थोड़ा थोड़ा अभी हमारे पास जमा करते रहो, ताकि अगर कभी कुछ इमरजेंसी वाली सिचुएशन आएगी, जैसे RBI बैंक्स को बोलता है CRR हमारे पास डिपॉजिट रखो, अगर तुम्हें कभी इमरजेंसी आएगी तो इस पैसे का तुम यूज़ कर पाओगे। उसी तरह ये IMF बोलता है कि कुछ कोटा मेंटेन करके रखो हमारे पास, और जितना कोटा रखोगे तो जब आपकी कुछ ऐसी नीड होगी तो हम आपकी हेल्प कर देंगे इस कोटे से, वो आप पैसा उठा के ले जाना हमारे पास से। ऐसा नहीं सिर्फ यही पैसा देता है, और भी एडिशनल पैसा देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें IMF में जो लोन लेने जाते हैं, अभी चलो जब हम 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस अपना डिस्कस करेंगे, चलो वही डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस पे भी आते हैं। देखो 1991 में क्या हुआ हमारे यहाँ पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, BOP क्राइसिस इन इंडिया। इसके लिए वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत सारे फैक्टर्स, कुछ हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी थे और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे। तो BOP क्राइसिस हुआ इन शॉर्ट 1991 में। पूछता इस समय कौन, किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर कौन था, PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, PV नरसिम्हा राव जी की मतलब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह हमारे इस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन मनमोहन सिंह जी का इसमें बहुत 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 बड़ा रोल था इंडिया को इस BOP क्राइसिस से निकालने के लिए, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए LPG रिफॉर्म्स। ये LPG रिफॉर्म्स क्या है, गैस सिलेंडर इंपोर्ट किए क्या इंडियन LPG के, नहीं। L से होता है आपका लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, P से होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड G से होता है ग्लोबलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, हो क्या रहा था, जब हम कल हम पढ़ाएंगे, हमारा टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हमारी जो हम लोगों ने इस पहले दिन ही पढ़ा था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी थी हमारी कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें वो कर रही थी, प्राइवेट प्लेयर को बहुत ही एंट्री में डिफ़िकल्टी होती थी, प्राइवेट प्लेयर कोई बहुत ज़्यादा कारोबार कर ही नहीं पाता था, और करता था भी तो लाइसेंस थे, लाइसेंस गवर्नमेंट से लेने होते थे, तो मतलब एक लाइसेंस राज चल रहा था, करप्शन भी बढ़ रहा था गवर्नमेंट का, और बाकी हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो एंटर नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब हम IMF के पास लोन लेने गए तो दैट वाज द ओनली टाइम कि जब हम IMF के पास लोन लेने गए थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, तो उसने वो कुछ शर्तों में, कुछ कंडीशंस में लोन देता है। उसने बोला अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करिए, प्राइवेटाइज करिए, यानी कि खोलिए, प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसमें खेलने का मौका दीजिए, लिबरलाइज करिए और उसको ग्लोबलाइज करिए, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं
इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। अभी इन्वेस्टमेंट अभी पढ़ा रहा था आपको, एफडीआई एफपीआई, तो ये 1991 से पहले ना के बराबर था, ना के बराबर था, क्योंकि हम डरे हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी भारत में, वो ट्रेड के पर्पज से ही आई थी और वो रूल करने लगी, तो हम थोड़ा सा डरे हुए थे, वी वर काइंड ऑफ पेसिमिस्ट। तो फिर हमने ऑप्टिमिज्म को अपनाया, लिबरलाइज किया, अपने खुद के प्राइवेट प्लेयर्स को खोलने का मौका दिया और ग्लोबलाइज किया, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए। ग्लोबलाइज का मतलब होता है जब आप खुद को बाकी देशों से कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। जैसे एफडीआई एफपीआई आ रहा है, ये एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से डिफरेंट इकोनॉमीज इफेक्ट हो रही हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ये हुआ जब हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ। अब पाकिस्तान में अभी करंट में सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तान आईएमएफ में 4th बिगेस्ट डेटर है, यानी कि लोन लेने के मामले में अगर बात करें, डेटर्स के मामले में, डेटर्स इन आईएमएफ की अगर रैंकिंग करी जाए तो उसमें आईएमएफ फर्स्ट नंबर पे आता है कंट्री अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सबसे बड़ा डेटर है और हमारा प्यारा पाकिस्तान फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेट के मामले में पाकिस्तान 4th नंबर पे है। तो ये अभी करंट सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ बताइए किसी के कोई डाउट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में बता देता हूँ। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। डाउट आप लोग अब मतलब अपने भेजते जाइए, अभी मैं आईएमएफ के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ठीक है डाउट्स ले लूँगा आपको, ठीक है। काफ़ी लोग डाउट अपने अपने भेज रहे हैं, रुक जाओ अभी ये मैं करवा देता हूँ उसके बाद, ठीक। चलो, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म आप जानते हैं, चलो लिख देते हैं, है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। अब ये जो है ना, ये जो इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ, ये क्रिएट हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ हुई थी? जो हुई थी ब्रेटन वुड्स नामक जगह में, जो यूएसए में पड़ती है। इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं, आपने आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस होती है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ कंट्रीज़, टोटल कितनी कंट्रीज़ ये मिली थी? टोटल 44 देश, 44 नेशंस से टोटल 730 डेलीगेट्स आए थे, ठीक है, 730 डेलीगेट्स आए थे आपके, जिन्होंने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। और यहाँ से 2 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होते हैं, एक तो है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा है हमारा वर्ल्ड बैंक। दूसरा क्या है? वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ क्या करता है? कंट्रीज़ को, ठीक है, मतलब हारे का सहारा है आईएमएफ। कंट्रीज़ को जब उनकी सिचुएशन सही नहीं होती फाइनेंशियल, तब उनको लोन देने का काम करता है। दोनों का ही हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 1944 में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। अब यहाँ पे किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ ले, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो 1944 में हुआ, ये आपके दोनों इंस्टीट्यूशंस बने थे। प्लीज़ अपलोड इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स बिफोर सीपीयू एंड स्टेनो एग्जाम। बिल्कुल यार, मैं शॉर्ट की कोशिश तो करता हूँ, आप देखते हो कितना थोड़ा आपका क्लास लिया। सुबह आपके 3 बजे उठ के आपके एमसीक्यू डाले थे उसमें टेलीग्राम पे, है ना। वो जो एमसीक्यू डालता हूँ वो प्लीज़ अटेम्प्ट करते रहें, काफ़ी मेहनत से मैं डालता हूँ और काफ़ी ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम एमसीक्यू होते हैं। जब आपके सीपीयू और स्टेनो एग्जाम स्टार्ट होंगे, सीजीएल मेंस, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन एमसीक्यू से कितने क्वेश्चंस आपके बने, ठीक है। तो वो करते रहिए, पीडीएफ करते रहिए, क्योंकि अगर मैं आपके लिए पुश कर रहा हूँ कि सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ, आपके लिए वो डाल रहा हूँ नाश्ता पीडीएफ दे रहा हूँ, इसलिए लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट वीडियो भी आज नहीं आ पाया, लेकिन वो कोशिश है कि शाम तक आ जाएगा आपका वो शॉर्ट वीडियो भी, ठीक है। शॉर्ट वीडियो भी आपको डेली मिलेगा, ठीक है। और मंडे से पीवाईक्यू सीरीज़ का रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप भी पुश करिए, ठीक है, ताकि आपकी दिवाली अच्छी बने, है ना। सर जवान देख लिया, इतना टाइम नहीं यार जवान देखने के लिए, भी जवान और बुढ़ापा आ जाएगा, इसलिए अभी एग्ज़ाम पे फोकस कर लो, है ना।
डिफरेंस बिटवीन एनआरआई एंड एनआरआई डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंसेस। एनआरआई देखो, रेमिटेंसेस तो जैसे घर वालों को भेज दिया, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट का हो गया जो हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसमें जो अपना एनआरआईज ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, डाल रखा है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस, और उसको बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट। अब यहीं से दो चीज़ें मुझे याद आती हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं देख लेता हूँ किसी कोई और डाउट तो नहीं है। और वो दो चीज़ें हैं, फेरा एंड फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, अभी रुक जाओ। वो आपका ट्रेड वगैरह को रेगुलेट करता है। प्लीज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब करवाएंगे? कल करवाएंगे, आपका है कल लास्ट लेक्चर है, 5 ईयर प्लान्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडिया की रैंकिंग IMF में थोड़ा सा चेंज होती रहती है, अभी करेंटली 5th नंबर पे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लाइन ऑफ क्रेडिट सुरभि जी एक तरह का लोन होता है, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट हम एक्सटेंड करते रहते हैं बांग्लादेश को, श्रीलंका को, तो एक तरह का लोन होता है, वो ग्रांट नहीं होता, ध्यान रखना। लाइन ऑफ क्रेडिट आपका किस में आएगा? कैपिटल हेड में आएगा। इट इज़ नॉट अ ग्रांट, वो एक तरह का लोन होता है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे, जो कि यूजुअली कम ही होता है। सर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर लिक्विडिटी वन बी परफेक्टली इलास्टिक, नहीं सुगा योगी जी, बिकॉज डिमांड मतलब देखो स्पेकुलेटिव डिमांड है क्या सुगा जी, मतलब लोग पैसा होल्ड कर रहे हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, मतलब पूरा ही होल्ड किए ले रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट डिमांड है स्पेकुलेटिव डिमांड, इसलिए उसको मैंने बोला, ठीक है। और कुछ किसी को डाउट? व्हाट इज़ बैंक बेल आउट? बैंक बेल आउट को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे होता है ना, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये अपना फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, फिर एक तरह का बेल आउट ऐसे समझ सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ कंपनी, ठीक है। जो भी कंपनी को अगर ऐसा लग रहा है, जैसे मान लो हमारी एयर इंडिया घाटे में जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म होने वाली, तो बेल आउट उसको कर देते हैं। बैंक मान लेते हैं कोई घाटे में जा रही है, तो उसको हम बेल आउट कर देते हैं। बेल आउट मतलब कोई एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे देना किसी बैंक को। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो, चलो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो ही बताते हैं, वही बताने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा पहले आपके डाउट ले लें, तो चलो अब नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो ही बता देते हैं आपको। नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। नॉस्ट्रो का मतलब है एक तरह से, ये लैटिन वर्ड है, आपको बता दूँ, नॉस्ट्रो का मतलब होता है आर अकाउंट इन योर बैंक, आर अकाउंट इन योर बैंक, ठीक है। और वॉस्ट्रो का मतलब होता है लैटिन में योर, ठीक है, यानी कि योर अकाउंट इन आर बैंक, इन आर बैंक। इसका मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कोई इंडियन बैंक है, SBI मान लेते हैं, उसका अकाउंट किसी रशिया की बैंक में खुला हुआ है, नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कोई दूसरी है, कोई मान लेते हैं HSBC, या फिर मान लेते हैं कोई भी बैंक है रशिया की, उसका इंडियन बैंक में किसी में अकाउंट खुला हुआ है, वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाता है। क्यों खोले जाते हैं अकाउंट? ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आसानी से किए जा सकें। अगर मुझे मान लो कि दूसरी कंट्री को रुपीज़ चाहिए आराम से, तो आराम से वो जो भी अकाउंट खुलवा रखा है उसमें, वॉस्ट्रो वाला अकाउंट, वॉस्ट्रो, ठीक है, तो वो तुरंत उसमें यहाँ से पैसा मांगेगी और उसका तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो? आर अकाउंट बोल सकते हो या फिर आर मनी बोल सकते हो, कुछ ही बोलो, ठीक है। आर अकाउंट इन योर बैंक या फिर आर मनी इन योर बैंक, योर अकाउंट इन योर आर बैंक या फिर योर मनी इन आर बैंक, कुछ ही बोलो, वो बात एक ही है चंदन जी, स्पैम मत कर डालो उसको लेके, है ना। सर SDG क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, इकोनॉमिक्स से लेना देना नहीं है उनका, उसके रिगार्डिंग मैं ट्रिक डाल चुका हूँ। चलिए आप क्वेश्चन कर लेते हैं, आई थिंक
डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अच्छा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस होता है? तो ऐसे आप समझ सकते हो, आईएमएफ है जो ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सिस्टम देखता है, मतलब ये किसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो नहीं हो रहा है। वर्ल्ड बैंक एक तरह से उसका मेन होता है कि उसका मतलब इससे लेना देना नहीं होता, उसका ओवरऑल, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के आप असिस्टेंस सुनते रहेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने जैसे हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना लोन दे दिया है ना, नॉर्थ ईस्ट में इतना, छत्तीसगढ़ को इतना लोन दे दिया। तो वो वर्ल्ड बैंक का मेन एम ऐसे समझ सकते हो कि उसका गरीबी उन्मूलन, पोवर्टी इरेडिकेशन उसका मेन एम है। आईएमएफ क्या है? ये जो कंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो गड़बड़ा है ना, वो आईएमएफ का काम होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फेरा फेमा भी लिखवा देते हैं, अगर पूछ ले तो। फेरा फेमा में डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। आया कब था ये पता होना चाहिए, 1973 1973 में आया था। और फेमा होता है आपका, ये नया है जिसने फेरा को रिप्लेस किया है। फेमा है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आया था 1999 में। इसने एक तरह से फेरा को रिप्लेस किया था, मतलब ये एक्ट आया था 1999 में, बट एनफोर्स हुआ था सन 2000 में, बस इतना रखना है। ठीक है, इसमें मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिगार्डिंग कि आप कितना पैसा वो कन्वर्ट करवा सकते हो, कितना फॉरेन करेंसी, वो सारा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन करवाने से पहले यार एक दो चीज़ें और मेरे दिमाग में आ रही हैं, दैट आर जो गिनी कोफिशिएंट उसको भी करवा देंगे। चलो उसको भी करवा देते हैं, तब वॉइस अभी आई थिंक कट गई होगी बीच में, है ना, अभी आ रही है। तो अभी क्या है ना, जब क्वेश्चन अभी मैं करवाने जा रहा था तो मुझे याद आया कि कुछ गिनी कोफिशिएंट और अभी हमें उससे भी क्वेश्चन मिलेंगे, एप्रिसिएशन से भी क्वेश्चन मिलेंगे। रुक जाओ, अभी दो तीन चीज़ें और बाकी हैं। ठीक है, और वो है आपकी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होती हैं, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो वो समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और एप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड रुको, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ठीक है, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। ये 4 टर्म है, बहुत आसानी से समझो। ठीक है, डेप्रिसिएट हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल इनकम के बारे में। तो वहाँ पे देख रहे थे कि अगर हम जीडीपी से डिप्रिसिएशन को घटा दें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर डिप्रिसिएशन घटा दें तो क्या मिल जाता है हमें, बताइए कमेंट में। ग्रॉस से अगर हम डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमें एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है, ग्रॉस से नेट। और हम वहाँ पे डिप्रिसिएशन किस सेंस में यूज़ कर रहे थे कि जो हमारे कैपिटल गुड होते हैं, जैसे अगर मैंने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, तो इसकी जो मैंने खरीदा होगा 50,000 रुपये में फॉर एग्जांपल, तो इसकी कीमत अब घट गई होगी, हो सकता है 30,000 हो, तो जो डिप्रिशिएट हो रही है हर साल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन। वहाँ पे यहाँ पे डिप्रिसिएशन का अलग मीनिंग होता है। ये पता है मैं किस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, ये जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह ये सब देख रहे थे, फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी, उसके टर्म्स में यहाँ पे देख रहे हैं हम। जब ये बोलते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, उसका मतलब पता है क्या होता है, किसी एक करेंसी की कीमत घट रही है। मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, आप मुझे ये बताइएगा बस। ठीक है, अगर आप ये बता लेगा, समझ लेगा, तो ये डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सब समझ में आ जाएगा, कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं है, 1 मिनट का है ये बस टॉपिक। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ। ठीक है, $1 में आज 70 रुपये आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 70 रुपये आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे तो 80 से ऊपर है। और मान लेते हैं कि एक दूसरा कंडीशन है, $1 में 80 रुपये आ रहा है। किस केस में हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा है, 1 और 2, बस इतना आंसर चाहता हूँ मैं। किस केस में हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा है, आई वॉन्ट टू नो द ओनली वन थिंग, किस केस में रुपए की कीमत ज़्यादा है। बफरिंग हो रही, बहुत बफरिंग हो रही है क्या? 1 1 2 2, ओके, फर्स्ट केस सबका सही है।
रुपए की कीमत यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? ऐसे समझो, एक 20 रुपये में आप मान लेते हैं 20 रुपये में 1 किलो टमाटर आ रहे हैं। दूसरा केस ले रहे हैं जहाँ पे 70 रुपये में या फिर 50 रुपये में 1 किलो टमाटर आ रहा है। किस केस में टमाटर की कीमत ज़्यादा, भाव ज़्यादा है, भाव ज़्यादा बढ़ गए हैं टमाटर के? दूसरे वाले केस में जहाँ 50 रुपये में 1 किलो मिल रहा है। यानी अभी $1 अगर मैं दे रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि मुझे पैसा दे दिया, फिर कोई दूसरा देश वाला आ रहा है उसको 70, कोई मान लो फॉरेन वाला आया कोई, ठीक है, बोलता है हमें पैसे चाहिए, रुपए चाहिए ताकि हम भारत में खर्च कर सकेंगे, दुकान में जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो वहाँ डॉलर तो कोई लेगा नहीं, रुपए ही लेगा, तो हमें एक्सचेंज ही करवाना है। तो बोलेगा ये लो $1। एक केस में उसको मिल रहा है 70 रुपये, दूसरे केस में मिल रहा है 80 रुपये। तो अब 70 रुपये मिल रहे हैं, मतलब कि कीमत हमारे इंडियन करेंसी की ज़्यादा है, तो तभी $1 में कम रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ पे $1 में ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, यानी कि हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू कम है। समझ पाए आप? टमाटर वाला भी मैंने आपको एग्जांपल दिया और ऐसे भी आप समझ गए। अगर ये समझ गए तो बात ख़त्म, बात आपकी ख़त्म हो गई यहीं पे। आप समझ गए डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन है लॉस ऑफ वैल्यू, एक तरह से जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डीवैल्यूएशन क्या है? डीवैल्यूएशन पता है क्या है? डीवैल्यूएशन है जानबूझ के किया हुआ डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन है जानबूझ के किया गया डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, दैट इज ऑफिशियल डेप्रिसिएशन। और रीवैल्यूएशन है ऑफिशियल एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। आज मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक, ध्यान समझना, मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना, तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं $1 कमा रहा हूँ, उसको एक्सपोर्ट करने में $1 कमा रहा हूँ, ठीक है। तो $1 में आज रुपए की कीमत है 70 रुपये, मतलब $1 में 70 रुपये मिलता है। दूसरा केस है $1 में 80 रुपये मिल रहा है, आज से 1 महीने पहले 70 मिलता था, अब 80 मिल रहा है। जैसे अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको इनकम मिलती है, उनको आती है, उनके अकाउंट में इनकम आती है, ठीक है, वो डॉलर्स में आती है इनकम, मतलब डॉलर्स में उनको दिखाता है कि इतने डॉलर आपने अर्न किया, फिर वो एक्सचेंज रेट के थ्रू बैंक अकाउंट में आती है, तो वहाँ पर लिख के आता है बैंक अकाउंट में किस एक्सचेंज रेट के हिसाब से आई। तो हमारे लिए क्या अच्छा है? हमारे लिए, मेरे लिए जो मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारे लिए क्या अच्छा है? पहला वाला कंडीशन है, दूसरा वाला कंडीशन, यानी मैं ये पूछ रहा हूँ एक्सपोर्टर के लिए क्या फेवरेबल है। एक्सपोर्टर मतलब जो निर्यातक है, निर्यात कर रहा है, उसके लिए तो दूसरी वाली कंडीशन फेवरेबल है। अगर मैं निर्यात कर रहा हूँ, अगर मैं सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो अगर मान लो कि एक केस में मैंने $100 अर्न करी, $100, ठीक है, एक्सचेंज रेट अगर 70 का है तो मुझे 7,000 रुपये मिलेगा, और अगर 80 का है तो 8,000 रुपये मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा 1,000 रुपये किस लिए मिल गया मुझे? बस वो एक्सचेंज रेट की वजह से, ठीक है। तो जो अगर करेंसी डेप्रीशिएटेड करेंसी होती है, तो ध्यान रखना वो किसको फ़ायदा पहुंचाती है? एक्सपोर्टर को पहुंचाती है। और इसी वजह से कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, जानबूझ के अपनी कंट्री को अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देती हैं। चाइना जैसे देश जो बहुत ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत एक्सपोर्ट करती है चाइना, तो उसके लिए तो यही फ़ायदा है ना कि उसकी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएटेड रहे, कम रहे, ताकि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। यूएसए चिढ़ जाता है इसी बात को लेकर, और वो WTO में चला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि ये फॉल्टी प्रैक्टिस कर रहे हैं, माल प्रैक्टिस कर रहे हैं। खैर, आप समझ गए ना कि एक्सपोर्टर को किस केस में फ़ायदा होगा। एक्सपोर्टर विल बेनिफिट इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन। किस चीज़ का डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका उल्टा इंपोर्टर के लिए हो जाएगा। अगर मैं कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ वर्थ $1, तो अगर ये वाला केस है तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, क्योंकि मुझे सिर्फ 70 रुपये खर्चने पड़ेंगे उस $1 की चीज़ खरीदने के लिए। लेकिन अगर डेप्रीशिएटेड करेंसी तो अब 80 रुपये खर्चने पड़ेंगे, तो इंपोर्टर के लिए गलत है, मतलब ख़राब है। अगर अपने आप वो सारा कुछ डिमांड सप्लाई के बेसिस पे सारा कुछ हो रहा है, तो वो एक तरह से उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपने आप फ्लोट कर रहा है। यहाँ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, ठीक है, मतलब अपने आप से वो कर रही है, डिवैल्यूएट रिवैल्यूएट कर रही है। तो इसी वजह से बोला, अगर अपने आप हो रहा है तो डेप्रिसिएशन अगर गवर्नमेंट खुद कर रही है आके, तो ऑफिशियल डेप्रिसिएशन जानबूझ के किया गया उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं, और ऑफिशियल डेप्रिसिएशन उसको रीवैल्यूएशन बोलते हैं। समझ गए आप? आखिरी चीज़ को पढ़ लेते हैं, दैट इज़ योर लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंस कर्व एंड
गिनी कोएफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इस पे। तो लॉरेंस कर्व हमें बताता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बता देता है। कैसे? लॉरेंस कर्व कुछ इस तरह का बनता है, ये बोलता है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है जो कि 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे ये लाइन ऑफ इक्वालिटी इसको बोला जाता है, लाइन ऑफ इक्वालिटी। फिर ये प्रोजेक्ट करता है कि इसके नीचे जो होगा ना इस तरह से वो मतलब वहाँ पे जितना ज़्यादा नीचे, अब देखो इक्वालिटी से ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो जितना ज़्यादा नीचे होगा ना, जैसे ये कोई एक ये कंट्री है, कोई ये कंट्री है, ठीक है, और कोई एक थर्ड ये कंट्री है, इस तरह से। तो भाई कहाँ ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इसमें ज़्यादा इनइक्वालिटी, इसमें कम, और इसमें हरी वाली में सबसे कम इनइक्वालिटी है। समझ पाए आप? तो ये क्या है, ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बाय द लॉ, इसको लॉरेंस कर्व बोलते हैं, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। इसी लॉरेंस कर्व का यूज़ करता है हमारा गिनी कोएफिशिएंट। कौन यूज़ करता है? गिनी कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता है एक तरह का, आपने कोएफिशिएंट सुने होंगे बहुत फिजिक्स में, मैथ्स में। तो ये गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा सकती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। 0 दर्शाता है परफेक्ट इक्वालिटी को, यानी कि कोई इनइक्वालिटी नहीं है, परफेक्ट इक्वालिटी को, और 1 आपका दर्शाता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को, यानी कि कोई इक्वालिटी ही नहीं है। तो ये मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि किसी कंट्री की वैल्यू 0 या 1 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम्स हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से इनइक्वालिटी, पूरी तरह से इक्वालिटी है, पूरी तरह समानता, पूरी तरह से असमानता हो, तो नहीं सकती, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जितना 0 के पास हो कंट्री उतना ही ज़्यादा सही है उसके लिए, यानी कि वो दिखाता है कि लोगों के बीच समानता है। वेल्थ की अगर बात करें, वेल्थ के टर्म्स में, जितना 1 के पास होगा, यानी कि 0 पॉइंट मान लेते हैं 8 किसी का है गिनी कोएफिशिएंट, मतलब वहाँ इनइक्वालिटी ज़्यादा है। किसी का 0.4 है, तो यानी वहाँ इक्वालिटी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी कम है। तो ये चीज़ है लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। बाकी कर्व जो हम लोगों ने देखे तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो फिलिप्स कर्व देखा था। फिलिप्स कर्व इस तरह से होता है। फिलिप्स कर्व हमें क्या बताता है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और लैफर्स कर्व क्या देखा था? घंटा शेप का, बेल कर्व शेप था। ये क्या बोल रहा था? ये टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेट के बीच में हमें वो रिलेशन बता रहा था कि टैक्स रेट आप बढ़ाते जाओगे तो जो आपका कलेक्शन है, यहाँ पे रेट और यहाँ पे कलेक्शन, ठीक है। टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन के बारे में बताता है कि जैसे जैसे रेट बढ़ाओगे कलेक्शन बढ़ेगा, एक पॉइंट आएगी, पीक आएगी, जिसके बाद अगर फिर से आप टैक्स बढ़ाओगे तो अब लोग टैक्स की ब्लैक चोरी करेंगे और वो टैक्स आपका कलेक्शन घटता जाएगा। लैफर्स कर्व को ही हमारे किसने बेस बनाया था? कौन यूएस के प्रेसिडेंट थे? जल्दी से बताइए। और हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अब हमारा सारा कुछ खत्म हो गया है। चलो तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पे हो पाते हैं करते हैं, नहीं तो फिर सैटरडे हमारा रिजर्व डे है, सैटरडे रिजर्व डे है। आज कल भी क्योंकि कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो वो हम लोग क्वेश्चन रिमेनिंग कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, सैटरडे के दिन। रोनाल्ड रेगन, बिल्कुल सही, रोनाल्ड रेगन वो थे। इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट, इंडिया का अकॉर्डिंग टू जो 2011 का मुझे पता है, अभी लेटेस्ट तो नहीं पता, 2011 का ही आपसे पूछता है। अगर पूछे 2011 का तो 0.37 के अराउंड है, ठीक है। चलो अब अच्छा 0.37 था, तो अभी मतलब ये ज़्यादा ही होगा, ऐसे नहीं कि कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे इनकम हमारी कंट्री की बढ़ रही है वैसे वैसे इनइक्वालिटी भी बढ़ी रही है ना। रोनाल्ड रेगन। वीडियोज़ हिडन क्यों है सुमित दैया जी? बिकॉज ये पेड बैचेस की वीडियोज़ हैं सर, ठीक है, जो फ्री हो रही हैं लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे। सर आपकी कृपा से एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ मेरा, ओके। चलो तो द प्रपोर्शन ऑफ अ स्मॉल इंक्रीज इन इनकम विद इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? कल ही बताया था मैंने आपको, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर आपको याद हो। और हमने क्या पढ़ा था? अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर सी है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कोएफिशिएंट कितना होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कोएफिशिएंट क्या होगा बताइए जल्दी से। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी है तो ये हमने पढ़ा था 1/1 माइनस सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड रुकिएगा अभी, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे आखिर में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। अरे भाई रुक जा, क्या हो गया? चलो ये क्वेश्चन करो। द कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बाई, रुको अभी इसको मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स
डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन करो, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के चालू खाता शेष या फिर घाटे को शेष को सीधे प्रभावित नहीं करती? नेट इनकम अब्रॉड, फॉरेन एड, ट्रेड गैप या फिर रेवेन्यू इनकम। इनमें से कौन सा है जो करेंट अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा, बताइए। आपके में क्यों रुक कर क्लास चल रही है मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग द करेंट अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट बैलेंस में क्या आता है? एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी गुड सर्विसेज, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है, वो सब आते हैं, ठीक है। यानी फॉरेन एड, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब वो होता है जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे कोई लोन अर्जित नहीं कर रहे हैं। लोन होता है कैपिटल में जाता है, ध्यान रखना। जिस तरह से हमारा रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट देखा था, तो ग्रांट जो होती हैं वो रेवेन्यू हेड में आती जाती हैं और लोन कैपिटल हेड में आती जाती हैं। उसी तरह जो फॉरेन एड होता है इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, तो वो आपके आती हैं फॉरेन एड ग्रांट एक तरह की हुई है, ये आपके इसमें आती हैं करेंट वाले में, और लोन वगैरह वो सब कैपिटल में जाता है, तो ये आपका करेंट में आएगा, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम अब्रॉड, ट्रेड गैप, ये सब उसी में आएगा। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है सर टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा। इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर करेंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। करेंट अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका टैक्स और नॉन टैक्स, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। रेवेन्यू इनकम तो किस में जाती है? ये तो रेवेन्यू रसीट उसमें सब जाती है। यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की चर्चा हो रही है। करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग्स। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? MTS 2019, इसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट में कौन सा नहीं आता? इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, बताइए, करिए जल्दी से क्वेश्चन को। क्या होगा? डज नॉट इंक्लूड। इन्वेस्टमेंट आती है आपकी कैपिटल में, FDI, FPI, ये नहीं होगा। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन, बताइए पढ़ के। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज transcending economic, social and geographical boundaries. Outsourcing is one of the important outcomes of the globalization process. दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है, बोथ 1 and 2। एक सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छा कर ही लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। द कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बाई डीवैल्यूएशन व्हेन द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज। देश अवमूल्यन द्वारा भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है जब निर्यात और आयात की मांग की लोच ग्रेटर दैन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, जीरो या फिर लेस दैन यूनिटी। क्या होगा इसका आंसर? तो ध्यान रखना, चलो थोड़ा आप गेस करो पहले, जो मैंने आपको डिवैल्यूएशन पढ़ाया है, इलास्टिसिटी और डिमांड वगैरह भी गेस करो। सही आंसर यहाँ पे होगा, सबके अपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा किसी ने, ग्रेटर दैन यूनिटी, ठीक है। डीवैल्यूएशन अगर कोई भी कंट्री करती है तो उसके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बनते हैं, ठीक है। अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि डीवैल्यूएशन में क्या कॉम्पिटिटिव बनते हैं, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनते हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब पता है क्या होता है? कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे समझ लो। कॉम्पिटिटिव का मतलब है आप ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे तुम्हारे एक्सपोर्ट जो है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इस तरह से भी लिख सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट विल बेनिफिट, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो वो तभी होगा, ऐसा मतलब बोला जाता है कि अगर डिवैल्यूएशन आपके एक्सपोर्ट को तभी फ़ायदा करेगा जब आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वो ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है। वो मतलब यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। तो अगर वो ग्रेटर दैन 1 है, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों जब 1 से ज़्यादा होंगी तभी आपको फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं शुरुआत से क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इसलिए लाया था ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले क्वेश्चन आपको करवा सकूँ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएगा? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फूड आइटम्स, नेशनल डिफेंस या फिर रोड्स। नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड, पब्लिक गुड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे फूड आइटम आपका पब्लिक गुड नहीं है। गवर्नमेंट का, पब्लिक गुड का मतलब होता है गवर्नमेंट का गुड, सरकार का,
सरकार का सामान यानी हर कोई यूज़ कर सकता है, हर कोई यूज़ कर सकता है, यानी कि एक पर्सन का कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड विल नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। ये हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक गुड के रिगार्डिंग, है कि नहीं। तो पब्लिक गुड में आपका डिफेंस आता है, रोड आती हैं, जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, फूड आइटम ये तो सबका प्राइवेट गुड होता है। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की गवर्नमेंट ये बोलती है जो हमारे किसान भाई होते हैं कि आप मतलब ये टोटल एमएसपी जो होता है ना, एमएसपी टोटल 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है, 22 क्रॉप्स के लिए, जिसमें कि 14 आपकी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कभी हो सकता है डेटा पूछ ले, 14 खरीफ फसलें होती हैं, 6 राबी फसलें होती हैं और 2 अदर होती हैं, अदर देन राबी एंड खरीफ, 2 अदर्स लिख लो, ठीक है। 22 क्रॉप्स होती हैं, जिसमें ध्यान रखना शुगर केन नहीं होता है, शुगर केन नहीं होता है। तो इनके लिए एमएसपी अनाउंस करती है गवर्नमेंट। कौन एक्चुअली में, इसको ध्यान रखना, इसको CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड जो प्राइसेस होता है, ये रिकमेंड करता है, मतलब पूरा कैलकुलेट करेगा और रिकमेंड करेगा। और इसको अनाउंस करने का काम होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नोट्स में इस चीज़ को ऐड करेंगे, इस एमएसपी वाले कॉन्सेप्ट को जहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसको अप्रूव करता है, इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और उसको अप्रूव करते हैं। जैसे अभी चुनाव आ रहा है, चुनावी माहौल, तो बहुत भयंकर एमएसपी अनाउंस किया जाएगा, लोन माफ़ी की जाएगी, न जाने क्या क्या किया जाएगा, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो सर्टेन फैक्टर्स इसमें लिए जाते हैं, जैसे A2, FL, C2, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दिखाते हैं, मतलब कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें एक फैक्टर होता है जिसको कि हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं C2। A2 एग्रीकल्चरल कॉस्ट, ठीक है, कंज्यूम मतलब अलग अलग ही फर्टिलाइज़र कॉस्ट, मतलब अलग अलग कॉस्ट जोड़ी जाती हैं CACP के द्वारा कि भाई इतना इसको फर्टिलाइज़र लगा होगा, ठीक है, और इतना मतलब और भी काम लगा होगा, इतना सारा मिला के ये एमएसपी प्राइस सही रहेगा, ये इसकी कीमत देनी रहेगी, ये इसको कीमत देना सही रहेगा। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि गेहूं है, जैसे गेहूं के लिए एमएसपी उसने अनाउंस किया कि अगर आप मंडियों में जाके बेचो, मंडियों में अगर ना बिके तो हमारे पास आ जाना, हम इतने में प्रोक्योर कर लेंगे, नहीं हम इतने में ले लेंगे, इतने में तो हम लेंगे ही लेंगे। आपको कहीं अगर अच्छे रेट मिल रहा है जाके बेचो, अगर ना बिके तो हमारे पास आओ, इतने में तो हम लेंगे ही लेंगे। और वो A2 FL, अगर आपसे कभी देखो ये नहीं पूछेगा A2 में क्या आता है, FL में क्या आता है, C2 में क्या आता है, बस आपसे ये पूछ सकता है कि A2 FL C2 आर रिलेटेड विद, तो MSP से रिलेटेड हैं ये, ठीक है, जिसको कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करता है। इन हमारे जो टूल्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, इनका यूज़ करता है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कॉस्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, और ये आपका आता है कौन सा डिपार्टमेंट के तहत आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और एक चीज़ की जो शुगर केन होता है उसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस होता है, FRP बोलते हैं, याद रखना ये शुगर केन के लिए अनाउंस होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, WPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, देखो है कितना लप्पू सा झिंगुर सा क्वेश्चन है कि नहीं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। बेस ईयर क्या होता है, 2011-12 होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा वेटेज होता है, सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड, ये सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं रहती हैं। सर्विसेज किस में इंक्लूडेड रहती हैं, CPI में। CPI का भी बेस ईयर 2011-12 है। सबसे ज़्यादा वो किसको वेटेज देता है, फूड आइटम्स को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेटेज देता है। और WPI के क्या और क्या, हाँ, इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, वो इसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। CPI को कौन कैलकुलेट करता है, NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI के तहत आता है। CPI कंबाइंड को हमारा जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको इन्फ्लेशन की दर निकालने के लिए CPI कंबाइंड का यूज़ करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनमें से किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिकॉल करवाता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरह से कॉस्ट फॉर गिवन, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट फॉर गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो मान लेते हैं, अगर मैं मान लेते हैं कि आप में से कुछ लोग बोलते रहते हैं सर आप UPSC की प्रिपरेशन करिए इस तरह से, तो मान लेता हूँ कि मैं UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैंने कॉस्ट एक तरह से फॉरगिव करी, कॉस्ट जैसे कि एक कॉस्ट होती है जैसे ही आपकी नौकरी लगती है तो जो ऑफ़र्स मिलते हैं, आप समझ पा रहे हो किस तरह के ऑफ़र्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो वो कॉस्ट फॉर गिवन, समाज में जो एक रुतबा, वो एक कॉस्ट फॉर गिवन। तो वो जो मैंने वो जो कॉस्ट खोई ना, UPSC मान लो की तैयारी ना करके, ऐसा हो सकता है मैं जब UPSC की तैयारी करता तो हो सकता फॉर एग्जांपल IAS बन जाता, है ना, अगर मान लेते हैं, क्योंकि
श्योरिटी के साथ तो कोई नहीं बोल सकता ना कि नहीं यूपीएससी निकाल देंगे तो निकल ही जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, तो जो मैंने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर गिवन करी आपको पढ़ाने के लिए, तो वो है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब शायद आप समझ पाए होंगे, यानी कि एक तरह का ट्रेड ऑफ होता है ये, इसको मैं ट्रेड ऑफ बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी को इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोला जाता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक। तो ये होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सनलाइट में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे सनलाइट, ऐसा नहीं कि अगर मैं सनलाइट, जैसे कि सनलाइट अभी मैंने फॉरगिव कर दी तो मुझे कभी मिलेगी नहीं। सनलाइट तो वो मतलब अनलिमिटेड है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो रोज आएगी और चाहे जितना लो उतना लेना चाहो, जितना लेना चाहो उतना लो। तो सनलाइट का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा इस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को और किस नाम से जाना जाता है? परिवर्तन वक्र। चलो इसको कल समझाते हैं, वैसे इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जाना जाता है। इसको रिजर्व डे में ही हमको लग रहा है कि अब कुछ टॉपिक आपको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि कल तो इन्फ्लेशन और वो सब देखेंगे। अगर टाइम बचता है तो कर लेंगे, सॉरी इन्फ्लेशन बोल रहा हूँ, 5 ईयर प्लान और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, अगर कल टाइम बचेगा तो कर लेंगे, नहीं तो सैटरडे को ये रिमेनिंग जो छुटकी छुटकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। डैश रेफर्स टू मनी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। उस धन को जो संदर्भित किया था जो पहले ही खर्च किया जा चुका है और जो वापस नहीं आ सकता है। सर अब बस करिए, थक गए हैं। चलो अब 2-3 क्वेश्चन अच्छा और कर लो, मुझे पता है थक गए हो, 2-3 और कर लो। अब तुम सोचो, मैं तो लिख भी रहा हूँ, हाथ भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है, आंखें भी इन्वॉल्व हैं, दिमाग भी इन्वॉल्व है कि नहीं? आप भी थक गए होगे मुझे पता है, लेकिन 2-3 बस क्वेश्चन और कर लो, फिर कल या फिर परसों कर लेंगे, है ना। पायल जी बिल्कुल हेल्प करेगा। ब्राइब नहीं, ब्राइब कुछ नहीं। चलो तो संक कॉस्ट आंसर होगा, इसको संक कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ किसी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो गई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, वो आ जाती हैं आपकी इसमें संक कॉस्ट में। मतलब ये एक तरह से पैसा गया जो गया, अब रिकवर नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप समझ गए। गिनी कोफिशिएंट को किस में यूज़ करते हैं, गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सर रेशन समझा दीजिए। रिसेशन रोज समझा दें, रोज हैं, मतलब कितनी बार समझोगे रिसेशन को? इन्फ्लेशन पढ़ाए तब समझाए थे, फिर एक कब आई थिंक कल परसों में समझाए थे, फिर रिसेशन समझा दीजिए। रिसेशन का मतलब है इकोनॉमी में डाउनटर्न चल रहा है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डिमांड नहीं जनरेट हो रही इकोनॉमी में, जैसे कि कोविड के टाइम पे रिसेशन आ गया था, ठीक है। रिसेशन का मतलब है कि डिमांड नहीं जनरेट हो रही, डाउन टर्न चल रहा है इकोनॉमी में रिपीटेडली काफ़ी टाइम से। गिनी कोएफिशिएंट को हम यूज़ करते हैं इनकम इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। आज मेरा MTS का एग्ज़ाम था, 19 किया, गवर्नमेंट डेफिसिट क्वेश्चन भी आया था। अच्छा, गवर्नमेंट डेफिसिट भी क्वेश्चन आया था, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन करो। चलो, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट दी अब्रीवेशन FPO क्या होता है? FPO स्टैंड फॉर, पूंजी बाजार में FPO का क्या अर्थ है? FPO देखो, एक होता है IPO जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है? जैसे जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जाती है तो उससे पहले वो अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए खोलती है, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि बाईजूस, आपने सुना होगा कंपनी का नाम, है ना, बाईजूस हो गई, मतलब बहुत सारी कंपनीज होती हैं। जो बाईजूस क्या है, अभी आप बाईजूस का शेयर खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद पाएंगे, वैसे तो बाईजूस के L लगे हुए हैं इस समय लेकिन ठीक है, लेकिन अभी उसके शेयर आप नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी लिस्ट नहीं हुई स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होगी ना, बाईजूस काफ़ी टाइम पहले बोला था कि हम अगले साल IPO अपना लाएंगे। IPO लाएंगे मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाएंगे, यानी कि लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से वैसे होता है कि एक तरह से रस्म अदायगी समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक आती है जहाँ पे लोग डायरेक्टली एक कंपनी में शेयर्स, कुछ हिस्सेदारी ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे अभी बाईजूस में अगर आप चाहें इन्वेस्ट करना चाहें कंपनी में, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब करना चाहें तो फिर बाईजूस के डायरेक्टली जो रविंद्रन जी हैं उनके मालिक, उनसे डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो वो IPO होता है। IPO के बाद जो अगला वाला होता है, अगर किसी कंपनी को चाहिए कि भाई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में उतना पैसा आया नहीं, मज़ा आया नहीं, तो वो फॉलो ऑन दे सकता है, ठीक है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा, FPO का फुल फॉर्म।
प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉलोज विच अप्रोच? न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? कॉस्ट प्लस अप्रोच, इन्वेस्टमेंट प्लस अप्रोच, लैंड प्लस, या फिर लोन प्लस अप्रोच? मामार जैसे है ना। तो जैसे आई आर के बाद किसी ने पास जाके 15 लाख ना लेके आपका नाम लेना, वो यार तुम लोगों पे डिपेंड करता है, ऐसा मत करना है ना कि अगर यहाँ से पढ़ रहे और 15 लाख में प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्लस अप्रोच लगाता है। अभी मैंने आपको बताया था कॉस्ट इन्वॉल्व को देखता है CACP उसको करने से पहले। इन इकोनॉमिक्स, बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग एन आइडेंटिकल एसेट इन अनदर मार्केट एट अ हायर प्राइस इज टर्म्ड एज। अर्थशास्त्र में एक बाजार में एक संपत्ति खरीदना और साथ ही एक समान संपत्ति को दूसरे बाजार में उच्च कीमत पर बेचना क्या कहलाता है? डिप्रिसिएशन, मॉर्टगेज, आर्बिट्रेज, या फिर डीवैल्यूएशन? बताइए क्या कहलाता है? अभी आपको डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन तो अभी समझाया ही है। चलो, तो सही आंसर क्या होगा? डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं इसमें, डिवैल्यूएशन भी नहीं होगा बिकॉज ये करेंसी से इन्वॉल्व है। मॉर्टगेज होता है कि आप जो पैसे को बोरो करते हो, मान लो कुछ खरीदने के लिए, जैसे हाउस कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो एक तरह का मॉर्टगेज होता है। आर्बिट्राज इसको बोलते हैं, जहाँ पे जैसे आपने एक सामान खरीदा उसको फिर बेच रहे हो प्रॉफिट के लिए। जैसे कि कई लोग होते हैं OLX पे क्या करते हैं, OLX पे देखते हैं कि हो लैपटॉप ये सस्ते में बिक रहा है, उसको मतलब उनका ये धंधा होता है 10,000 में बिक रहा है, 10,000 में खरीद लिया, 15,000 में बेच दिया, 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। व्हाट डज लॉरेंस कर्व इंडिकेट? लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर टैक्स इनकम इलास्टिसिटी? लॉरेंस कर्व, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। क्लियर है? यहाँ से हम लोग कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर कल तो 5 ईयर प्लान देखेंगे और देखेंगे वो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ठीक है। टाइम बचेगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, 13, 14, 15 इतना सब लेके इतने सारे क्वेश्चन हैं। मैं PPT की PDF तो डाल दूंगा, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है बैच का, तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग कल नहीं तो परसों रिजर्व डे में जितने भी क्वेश्चन चाहे इस PPT के हों चाहे जो पीछे PPT हुई थी उन सब के कर लेंगे, ठीक है, रिजर्व डे में। चलिए, धन्यवाद सभी को, बाकी मिलते हैं कल। और आप इतनी लंबे समय तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिवाइज़ करते रहें और बस MCQ अटेम्प्ट करते रहें, ठीक है। टेलीग्राम पे एक ऑडियो या फिर कुछ एक मैसेज डालने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है। काफ़ी लोग जिन लोगों ने आपका PDF बैच में एनरोल किया था खासकर उनके लिए। और बाकी तो मैंने जैसे आपको बताया कि नाश्ता PDF मिल रही है, MCQ भी मैं पुश करके डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे ना था सुबह 3 बजे उठना पड़ा था MCQ डालने के लिए, बिकॉज मुझे पता था अगर मैं वो करने गया तो फिर अगर लेट किया तो फिर वो सारी ये भी सब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो सारा किया क्योंकि और भी एयरफोर्स वाले यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, उनकी भी क्लास लेनी है क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम है 13 अक्टूबर से, तो उनकी भी क्लास लेनी होती है। इसलिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पुश कर रहा हूँ, आप भी करिए अपने साइड से अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, आज का लेक्चर 30 मिनट नहीं 45 मिनट के बाद प्राइवेट होगा, ठीक है अभी। ऑलराइट, चलो। कंप्यूटर कब से स्टार्ट होगा? कंप्यूटर आई थिंक आपको पहला लेक्चर आपको संडे को देखने को मिल सकता है। संडे को करंट अफेयर्स की भी क्लास होगी, बाकी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो आई विल डिलीवर इट। मतलब ये अमन सर आपके करवाएंगे कंप्यूटर वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। अमन सर के पुराने लेक्चर्स चैनल पर पड़े भी हुए हैं, आप देख भी सकते हैं किस तरह का पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी तो आप जब आपको तब पता चलेगा एक्चुअल में, जब आप पढ़ेंगे और एक्चुअल में एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है।